गुड इवनिंग सभी लोगों को, नमस्ते। और हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि डेली हम लोग 40 क्वेश्चन साइंस को लेकर के आते हैं और 40 क्वेश्चन में लगातार हम लोग देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आप लगातार यहाँ से इस सेशन को अगर करते रहते हैं तो साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसानी से बन जाएंगे। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार फटाफट करके सेशन को शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। चलिए तो हम उसके बाद फिर शुरुआत करेंगे आपकी क्लास का। कि पहला जो क्वेश्चन दे रखा है ना, इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हमेशा आने की संभावना रहती है। वैसे इसमें जितने भी पॉइंट्स आपके दे रखे हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम उस पर जाते हैं। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चल जाना चाहिए कि हमारा आंसर क्या होगा, लेकिन ये तब होगा जब आपकी थ्योरी बहुत अच्छी होगी। क्वेश्चन हमारा कहता है कि जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, देखिए सबसे पहला चीज है कि आपको यह पता होना चाहिए कि तरल पदार्थ हम कहते किसको है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को यही नहीं पता होता है। अगर हम तरल पदार्थ की बात करते हैं तो तरल पदार्थ कहने का मतलब है इसी के अंदर हमारा द्रव भी आता है और इसी के अंदर हमारा गैस भी आता है। ध्यान रखना, तरल पदार्थ हम उसको कहते हैं। तरल पदार्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग यहाँ पर फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड वह उसको कहते हैं जो फ्लो कर सके, इस बात को ध्यान रखना। जो क्या कर सके, तो जो फ्लो कर सके उसी को हम फ्लूइड कहते हैं, यानी कि जो आसानी से बह सके उसको कहते हैं। तो बहने वाला जो पदार्थ होता है या तो द्रव होगा नहीं तो गैस होगा, और यही तरल पदार्थ होता है। अब एक बात हम लोग को समझना है मेरे भाई कि हम लोगों को तरल पदार्थ की बात कर रहे हैं, और जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है, यानी कि आप प्रेशर जब उस पर अप्लाई करते हैं, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि जब किसी तरल पदार्थ की बात अगर करते हैं और इस पर अगर प्रेशर कैलकुलेट करना होता है, तो मेरे भाई प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला काम करता है, जिसको हम कहते हैं रो जी इंटू एच। जब भी किसी द्रव के अंदर दाब या किसी भी गैस के अंदर दाब मापना होगा, तो मेरे भाई दाब का फॉर्मूला होता है रो जी इंटू एच। रो क्या है, तो उस द्रव पदार्थ का घनत्व होगा, जी का मान पता है, और एच क्या होगा, कहेंगे गहराई। जितना गहराई तक आप मापेंगे वो चीज आपको इंडिकेट करता है। ये तो बेसिक कंसेप्ट इसका हो गया। आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या कहता है उसको समझते हैं। कहता है कि तो दबाव में परिवर्तन बिना, ये टर्म मेरे भाई खासा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि चलो ठीक है, दबाव में परिवर्तन के बिना, यानी कहने वाला दबाव में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो दाब है वही दाब रहेगा, यानी कि दबाव में परिवर्तन के बिना। कह रहा है कि किसी नुकसान के द्रव के, कह रहा दबाव में परिवर्तन के बिना। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं मेरे भाई कि तरल पदार्थ की बात कही गई है और तरल पदार्थ में कह रहा है कि दबाव में परिवर्तन के बिना की बात करता है। इसका मतलब है हम लोग यहां पर फोकस करेंगे कि तरल पदार्थ में दबाव में कोई परिवर्तन, यानी कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दाब में मेरे भाई यहां पर कहने का मतलब है कि कोई परिवर्तन हमारा नहीं हो रहा है, दाब में कोई परिवर्तन हमारा नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपका कह रहा है। तब कहता है कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन किसी नुकसान यानी कि द्रव में कोई परिवर्तन के बिना किसी नुकसान के, उसका मतलब वही हुआ। आगे कहता, अगला देखिए, द्रव के प्रत्येक भाग में वो फैलता है। क्या फैलता है, दाब फैलता है। निम्नलिखित में से यह स्टेटमेंट हमारा किसकी व्याख्या करता है। मेरे भाई ये स्टेटमेंट जो हमारा दे रखा है ना, ये कहीं ना कहीं ये किसकी व्याख्या कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा पास्कल्स की व्याख्या कर रहा है। हम किसकी बात करेंगे, तो हम पास्कल्स की व्याख्या की पर जाएंगे और पास्कल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई इस बात को और ध्यान रखना, पास्कल्स लॉ की जब हम बात करते हैं ना, चलो पास्कल्स लॉ थोड़ा डिफाइन कर देते हैं ताकि तुम लोगों को यह बात समझ में आ जाएगा। अगर हम यहां पर पास्कल्स लॉ की बात करते हैं, हम किसकी बात करने वाले हैं, तो हम यहां पर पास्कल्स लॉ की बात करने वाले हैं। मेरे में पास्कल्स का जो नियम होता है ये क्या कहता है, पास्कल्स लॉ हमेशा याद रखना शांत द्रव में लागू होता है। कैसी द्रव में लागू होगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना है ये शांत द्रव में लागू होता है, ये गैस में लागू नहीं होता, ये शांत द्रव में लागू होता है। मेरे भाई पास्कल लॉ केवल और केवल शांत द्रव में लागू होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। सबसे पहला पॉइंट तो ये भी है। दूसरी बात है कि पास्कल्स का कहना है कि अगर मान लेते किसी भी, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेशर है या हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है या हाइड्रोलिक प्रेस होता है, ये सब जो चीजें हमारे आज के डेट में जितने भी हाइड्रोलिक चीजें आई है, सभी में लिक्विड भरा जाता है, और वो ऐसा लिक्विड होता है जो कि असंपीड्य पदार्थ होता है। मेरे भाई शांत द्रव होगा, लेकिन जो द्रव हमारा होगा ये कैसा होना चाहिए, कहेंगे ये हमारा असंपीड्य पदार्थ की हम बात करते हैं। ये कैसा होना चाहिए, तो ये हमारा असंपीड्य पदार्थ होता है। असंपीड्य पदार्थ कहने का मतलब है इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की हम बात करते हैं, जो दबाने से भी नहीं दबेगा, हम उसकी बात करते हैं। ये कैसा होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। मेरे भाई कैसा पदार्थ होना चाहिए, वो इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं, समझना गौर से जो मैं आपको बता रहा हूं, मान लेते कि ये पाइप है,
मान लेते हैं मेरे भाई ये पास्कल्स तो हमारा ऐसे ही होता है, पास्कल्स को हम लोग ऐसे ही समझते हैं। पास्कल का कहना क्या है उस बात को समझ लीजिए। चलो थोड़ा सा बता देते हैं इसमें कि पास्कल का जो स्टेटमेंट है, जब तक ये चीज आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरे भाई पास्कल का ये कहना है कि मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, तो कहेंगे इस तरह का कंटेनर है और इस कंटेनर में द्रव भरा हुआ है, यहां तक द्रव भरा हुआ है और इस लेवल तक हमारा क्या है, तो द्रव भरा हुआ है। अब मेरे भाई यहां पर हम कहेंगे कि द्रव भरा हुआ एक कंटेनर है, इस कंटेनर की हम बात करते हैं। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, ये हमारा द्रव से भरा हुआ एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम क्या करते हैं, तो पास्कल्स को अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो भी द्रव पदार्थ भरे हुए होंगे वो कैसे द्रव पदार्थ होंगे, तो सबसे पहला चीज है आप कहेंगे सर शांत द्रव होगा, और लेकिन केवल और केवल द्रव वही होगा जो असंपीड्य है, जो हमारा असंपीड्य पदार्थ होता है। अब क्या करिएगा, तो मान लेते हैं हम लिफ्ट की बात करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात, इसी प्रिंसिपल पर हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। इसी प्रिंसिपल पर कौन काम करता है मेरे भाई, तो हम कहते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट काम करता है। जैसे आप देखते होंगे कि गाड़ी वगैरह में जनरली आजकल हाइड्रोलिक लिफ्ट आ गया है। लिफ्ट में क्या होता है कि आप देखिएगा किसी गाड़ी को अगर ऊपर उठाना होगा तो आसानी से ऊपर लोग उठा देता है। नहीं, बाइक सर्विसिंग कराने जाइए तो बाइकों को सर्विसिंग कराते समय क्या करता है, बाइक को ऊपर लिफ्ट किया जाता है। सब हाइड्रोलिक लिफ्ट का काम है, सब में पास्कल्स का एप्लीकेशन यूज होता है। तो मेरे भाई आप लिफ्ट कराना मतलब उसको उठाने की बात करते हैं, हाइड्रोलिक का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ हमारे द्रव पदार्थ होंगे। तो ऐसे द्रव पदार्थ इसमें भरे होते हैं जो असंपीड्य होते हैं, ये असंपीड्य द्रव पदार्थ इसके अंदर भरा होता है। अब होगा क्या मेरे भाई, ये यहां पर थोड़ा सा फोर्स हम लगाते हैं, यहां पर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और यहां पर आप देखिएगा बड़ी बड़ी कार या बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हैं वो हमारा लिफ्ट कर जाती है, ऊपर की उड़ जाती है। मेरे भाई पूरा अंदर में द्रव भरा हुआ है, आप यहां पर बल लगाते हो और ये कार ऊपर उठ जा रहा है, यानी कहने का मतलब मेरे भाई ये कार किधर जाएगा, तो ऊपर ये उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई पास्कल का कहना है मेरे भाई कि इसके दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब है जो यहां पर दाब होगा वही दाब यहां भी होगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब इस लेवल की अगर बात करते हैं, यहां जो दाब होगा वही दाब हमारा यहां पर होगा, यानी इस जगह का जो दाब होगा, इस जगह का जो दाब होगा, दोनों दाब हमारा बराबर होगा। जैसे मेरे भाई यहां पर हम दाब ज्यादा बढ़ेगा हमारा, वैसे ही यहां पर भी दाब हमारा ऊपर की तरफ उठाने का काम करता है। अगर मेरे भाई ये हमारा कंप्रेसिबल पदार्थ होता, गैस भर देते, पता चलता ये दब गया, ये उठ भी नहीं किया। तो इसके अंदर इसीलिए असंपीड्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। जब हम बल लगाते हैं ऊपर से, दाब अगर बढ़ाते हैं, तो यहां पर दाब हमारा उठाने का काम करता है। तो यहां का दाब और यहां का दाब हमारा इस केस में बराबर हो जाता है। यानी मेरे भाई अगर हम इसको पीए कह देते हैं, ये हमारा पॉइंट ए है, और अगर हमारा ये पॉइंट बी है, तो यहां का प्रेशर हमारा पीबी होगा। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जो पीए हमारा होगा वह किसके बराबर, तो पीबी के बराबर होगा। यानी कि मेरे भाई दाब में कोई नुकसान होकर के, दाब में बिना किसी नुकसान का, दाब में बिना कोई परिवर्तन का, हम कहेंगे मेरे भाई हमारा क्या होगा, दाब में यहां से प्रेशर यहां ट्रांसफर हमारा हो जाता है। तो ये वही कह रहा है कि जब किसी तरल पदार्थ की बात करते हैं, तरल पदार्थ कोई नहीं होगा, तरल पदार्थ असंपीड्य पदार्थ होना चाहिए। तब कहता है कि दाब में दबाव परिवर्तन बिना, यानी कि दबाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिना किसी नुकसान का मेरे भाई द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है क्या, तो दाब फैलता है। यहां दीजिएगा जो प्रेशर यहां है वही प्रेशर यहां, यानी कि लेवल सेम होना चाहिए, सेम लेवल पर सेम प्रेशर आपका होगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं ये पास्कल्स का ये कंडीशंस होता है। दूसरी बात है हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये सब हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है, पास्कल पे काम करता है। लेकिन पास्कल ये कंडीशन जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कंडीशन भी कई बार पूछता है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के वैसे आंसर्स आपके आ चुके हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि बर्नौली पर भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है। बर्नौली प्रमेय जो हमारा होता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, इसको जरूर याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे हमारा बर्नौली प्रमेय करता है, काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर हुक्स लॉ की बात करते हैं मेरे भाई, तो जो हुक का नियम होता है ये ठोस वस्तु के लिए लागू होता है। ये किसके लिए होगा, तो याद रखना मेरे भाई ये ठोस वस्तु के लिए लागू होता है। लेकिन जो हुक का नियम हमारा होता है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठोस वस्तु के लिए होगा। या फिर आप स्प्रिंग बैलेंस का नाम सुने होंगे, और ये स्प्रिंग बैलेंस हमारा क्या था, भार को मापने वाला डिवाइस होता है। ये स्प्रिंग बैलेंस भी हम लोग यहां पर कह सकते हैं, उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। हुक का नियम कहना, हुक का नियम क्या कहता है मेरे भाई, कि हुक का नियम कहता है कि जब आप किसी भी चीज को खींचते हो, जितना वो फैलेगा उतना ही उसके अंदर विकृति, उतना ही विकृति आएगा, विकृति उतना ही आएगा तो प्रतिबल उतना ही आता है। तो प्रतिबल समानुपाती विकृति का होता है, ये हमारा क्या कहता है, हुक का नियम कहता
होता है। ऐसे आप सिंपल ध्यान रखेंगे। हुक का नियम हमारा स्प्रिंग बैलेंस, जो आप देखते होंगे भार मापने वाला जो हमारा तुला होता है, जैसे आप देखिएगा छोटा छोटा सिलेंडर में गैस भरवाने जाते हैं तो एक उसके पास एक तुला, एक ऐसा नापने वाला होता है जिसको स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं, उसमें स्प्रिंग लगा रहता है। जैसे उसको हुक में लगा करके उठाएगा तो स्प्रिंग खिंचाता है, स्प्रिंग खिंचाएगा तो उसमें विकृति आएगी और उसी विकृति के अनुसार से क्या करता है, उसके भार को मेजरमेंट करता है। तो वो हुक के नियम पर ही आधारित हमारा होता है। इतना ध्यान में रख लीजिएगा, काम आपका चल जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, बीपीएससी यहां से क्वेश्चन आपका उठा चुका है, इसलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं मेरे भाई कि ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को तो आप जानने नहीं दीजिए, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो मेरे भाई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है, यहां से बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है और 3.0 में ही क्वेश्चन यहां से पूछा गया, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई जब तनन और संपीड़न की बात करते हैं, तनन और संपीड़न की बात करते हैं, टेंसाइल और कंप्रेशन की अगर बात करते हैं, ये हमारा कहां देखने को मिलता है, हम लोग कहेंगे ये हमारा अनुदैर्ध्य तरंग में देखने को मिलता है। ये कैसी तरंग में देखने को मिलता है, तो कहेंगे यहां पर अनुदैर्ध्य तरंग की हम बात करते हैं, इसमें देखने को मिलता है। कहां पर, तो कहेंगे हमारा अनुदैर्ध्य तरंग में देखने को मिलता है। और चूंकि तनन और कंप्रेशन प्रतिबल है तो हम कहेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये दूसरा चीज पूछा है मेरे भाई, ये दूसरा चीज पूछा है, इस पर बीपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछा, ये दूसरा चीज पूछा है। ये आपका संपीड़न प्रतिबल और तनन, यानी कि कहने का मतलब टेंसाइल कंप्रेशन और टेंसाइल हमारा क्या तो कहेंगे है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, जब आप किसी भी चीज को खींचते हो या किसी भी चीज को जब खींचते हो या दबाते हो तो उसके कारण प्रतिबल पैदा होता है। जैसे आप देखिएगा, जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग भी आपके हाथ को खींचता है। जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं ऐसे करके तो देखिएगा आपके हाथ को स्प्रिंग खींचता है। इसका मतलब स्प्रिंग अंदर ही अंदर एक बल लगाता है, इसको प्रतिबल कहते हैं, जो आपके हाथ को खींचता है। तो मेरे भाई यहां पर अगर आप स्प्रिंग को खींचते हैं या दबाते हैं तो हमारा यहां पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हमारा कहलाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे ये करेंगे, लेकिन आप इसी वे में आप ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात हम आपको बताना चाहते हैं मेरे भाई, प्रतिबल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है, ये आपसे पूछता है। प्रतिबल को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे तो स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन मेरे भाई प्रतिबल हमारा क्या है, क्योंकि प्रतिबल हमारा जो होता है किसी भी वस्तु के अंदर ही अंदर लगने वाले बल से पैदा होता है। मेरे भाई वस्तु के अंदर ही अंदर लगने वाले, ध्यान रखेंगे हम किसकी बात करते हैं, वस्तु के अंदर ही अंदर, वस्तु के अंदर ही अंदर, वस्तु के अंदर ही अंदर लगने वाले बल से प्रतिबल पैदा होता है। इस बात को ध्यान रखना, लगने वाले बल से क्या होता है, कहेंगे लगने वाले बल से प्रतिबल पैदा होता है। इस बात को आप मेरे भाई किसी भी सिचुएशन में ध्यान रखेंगे, ये प्रतिबल पैदा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अंदर ही अंदर लगने वाले बल से प्रतिबल पैदा होता है। चाहे कहते हैं ना कि हमें बहुत स्ट्रेस है, हमारा एग्जाम है, हम बहुत तनाव में है, हम बहुत स्ट्रेस में है, ऐसा आप कहते हैं ना। तो मेरे भाई ऐसा अगर आप कहते हैं, इसका मतलब है आपके अंदर ही अंदर एक बल काम करता है जो आपको दिखाई नहीं देगा, वही काल्पनिक बल हमारा प्रतिबल पैदा करता है। और मेरे भाई प्रतिबल की बात करते हैं, इसको सिग्मा से दिखाते हैं, और ये हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। लेकिन ये कौन सा बल है मेरे भाई, तो ये आंतरिक बल हमारा होता है। ये अंदर ही अंदर लगने वाला बल होता है, इसको आंतरिक बल कहते हैं, ध्यान रखना। कई बार इसके यूनिट पूछते हैं, आंतरिक बल है इसका यूनिट न्यूटन होगा, एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, और इसी को हम पास्कल भी कहते हैं। तो आप इतना भी ध्यान में रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मेरे भाई विकृति होता है, उस पर क्वेश्चन आपका आता है। ये तो हो गया प्रतिबल की कहानी, अंदर ही अंदर लगने वाले बल से। एक हमारा विकृति होता है जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। और विकृति कहने का मतलब मेरे भाई कि जब किसी भी चीज को खींचा गया, दबाए दब गया, यानी उसके डायमेंशंस में अगर परिवर्तन आ जाता है मेरे भाई, आपके खींचने या दबाने से अगर उसके डायमेंशन में थोड़ा भी परिवर्तन आ गया तो समझ लेना उसमें विकृति आ गई। तो मेरे भाई विकृति क्या है, क्योंकि विकृति कहने का मतलब खींचा जाना या दब जाना। मेरे भाई खींचा जाना या दब जाना, ध्यान रखेंगे। हम सीधा कहेंगे इसको कि खींचा जाना, या फिर हम कहेंगे यहां पर दब जाना। अगर खींचा जाना और दब जाने की बात है तो हम कहेंगे उसको विकृति कहते हैं। लेकिन मेरे भाई याद रखना, विकृति का कोई यूनिट नहीं होता है। ये बीपीएससी कई बार ये क्वेश्चंस पूछी है, बीपीएससी ये लाइन पूछा है मेरे भाई, इसको तो एकदम नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में अभी तक नहीं आया लेकिन पूछता है। क्या पूछता है, विकृति का क्या यूनिट होगा, तो कहेंगे विकृति का कोई यूनिट नहीं होता। आप ध्यान रखें कैसे नहीं होता है, आपको अगर जानना है तो जान भी लीजिए। विकृति को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, और ये चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ होता है। मेरे भाई ऊपर में भी लंबाई, नीचे भी लंबाई, यूनिट हमारा मीटर, ये भी मीटर कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। और किसी भी संख्या का कोई यूनिट नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे इसका कोई यूनिट नहीं होगा। संख्या कोई भी नंबर हो उसका कोई यूनिट नहीं होता है मेरे भाई, विकृति का कोई यूनिट हमारा नहीं होता। इस तरीके से हम लोग जानते हैं। ये आपके एग्जाम में बीपीएससी कई बार ये चीज पूछा है, विकृति के बारे में ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तो यह नारंगी रंगीन रंग की रोशनी देती है, आमतौर पर प्रदीप्ति प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है। मेरे भाई प्रदीप्ति प्रकाश कहने का मतलब है कि फ्लोरेसेंट जो लाइट होता है हम उसकी बात करते हैं, हम फ्लोरेसेंट लाइट की बात करते हैं। और मेरे भाई आपको पता होगा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब हमारा होता है, उस फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हम लोग क्या भरते हैं, तो हम लोग पारा वाष्प के साथ में हम क्या भरते हैं उसमें, तो हम लोग कोई भी अक्रिय गैस नियोन को हम लोग भरते हैं, ध्यान रखेंगे। तो मेरे जो प्रदीप्ति प्रकाश हमारा होता है इसमें किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इसमें जो गैस हम लोग भरते हैं ये हमारा गैस, ध्यान रखना। अगर हम प्रदीप्ति प्रकाश की अगर बात करते हैं या फिर इसी को हम फ्लोरेसेंट, चलो अलग से हम बता देते हैं, थोड़ा सा ये काम का चीज है क्योंकि क्वेश्चंस आपके यहां से पूछा सकते हैं। अगर हम मेरे भाई यहां पर अगर फ्लोरेसेंट की अगर हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहां पर फ्लोरेसेंट लाइट की बात कर लेते हैं मेरे भाई, या फ्लोरेसेंट ट्यूब के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो फ्लोरेसेंट ट्यूब हमारा होता है मेरे भाई, इस पर क्या करते हैं ये याद रखना, कम दाब पर, कितने दाब पर, कम दाब पर, यानी कि निम्न दाब बोले तो ज्यादा सही रहेगा, कम दाब नहीं, इसको आप ऐसा कहिए कि निम्न दाब की हम बात करते हैं। तो मेरे भाई निम्न दाब पर इस पर कौन सी गैस भरी जाती है, तो निम्न दाब पर आपको ध्यान रखना है, ये निम्न दाब पर क्या भरते हैं, तो निम्न दाब पर हम यहां पर पारा वाष्प के रूप में हमारा होता है। पारा वाष्प के साथ में हम क्या करते हैं, इसमें हम नियोन गैस को हम भरते हैं, नियोन या फिर आर्गन गैस को भी भरा जाता है, नियन और आर्गन गैस को भरा जाता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि एक ट्यूब है और उस ट्यूब के अंदर हम क्या भरते हैं, तो ट्यूब के अंदर हम पारा वाष्प भरते हैं, मरकरी वेपर भरते हैं, और साथ में यहां पर हम अक्रिय गैस का इस्तेमाल करते हैं जो कि नियोन नहीं तो आर्गन होता है, क्योंकि ये हमारा नॉन रिएक्टिव होता है, किसी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, नोबेल गैस हमारा होता है। इसके साथ उसको ऐड करके लेकिन लो प्रेशर पर हम ट्यूब के अंदर भरते हैं। मेरे भाई आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में ये वाला लाइन आपके एग्जाम में पूछता है कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब हमारा होता है उस पर उसके अंदर दाब कैसा होना चाहिए, निम्न दाब पर ये गैसेस भरी जाती है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि हमारा जो फ्लोरेसेंट ट्यूब हमारा होता है ये किस सिद्धांत पे काम करता है, ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछता है कि ये किस प्रिंसिपल पे हमारा काम करता है। मेरे भाई आपको ध्यान रखना है गैस के विसर्जन के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसके अंदर जो हमारा ये पारा वाष्प और नियोन सब ये सब गैस अवस्था में हमारा होता है, ये हमारा गैस के विसर्जन के प्रिंसिपल पे काम करता है। मेरे भाई ये गैस के विसर्जन के प्रिंसिपल पे काम करता है, गैस के विसर्जन के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। इस बात को किसी भी सूरत में आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये भी आपका क्वेश्चन है। यानी कि फ्लोरेसेंट ट्यूब की अगर हम बात करते हैं, यहां पर तीनों के तीनों आपके एग्जाम का क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वैसे पता चल गया मेरे भाई कि इसमें कौन सा गैस भरेंगे, नाइट्रोजन नहीं भरेंगे, हाइड्रोजन नहीं भरेंगे, इसमें क्या भरेंगे, तो नियोन गैस का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो आर्गन गैस का इस्तेमाल करते हैं। आंसर हमारे सी हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई आपको मैं बता देना चाहता हूं कि फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर जो हमारा गैस होता है वो गैस मेरे भाई उस गैस के अंदर मॉलिक्यूलर मोशन होता है और वो क्या होता है अंदर की परत से टकराती है तो वहां से प्रकाश निकल करके आती है। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर बोला गया जब ये नारंगी रंग की प्रकाश रोशनी देती है तो आमतौर पर उसके अंदर कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग यहां पर हम कहेंगे नियोन या फिर आर्गन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मरकरी वेपर के साथ यूज करते हैं, निम्न दाब पर करते हैं। और किस सिद्धांत पे यह काम करता है, गैस के विसर्जन के सिद्धांत पे काम करता है। हमारा फ्लोरेसेंट ट्यूब की हम बात करते हैं, जो प्रदीप्ति हमारा यहां पर ट्यूब होता है या प्रकाश की हम बात करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मेरे भाई यहां दे रखा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग लार्ज हेड्रन कोलाइडर नाम है उसका, और एमआरआई जो आपका होता है मेरे भाई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात करते हैं, एमआरआई करवाते हैं ना, एमआरआई स्कैनर हो गया, और एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर हमारा होता है, ये अतिचालक चुंबक के लिए शीतलन माध्यम प्रदान करता है। मेरे भाई अगर आप जानते हैं एमआरआई कराते हैं, जिस मशीन में आप एमआरआई कराते हैं या फिर हम एलएचसी की बात करते हैं या फिर एनएमआर की बात करते हैं, मेरे भाई आपको ध्यान रखना है ये इन सभी में क्या होता है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, चाहे हम इसकी बात करें, सभी में आप क्या करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए आप क्या करते हैं, कूलिंग माध्यम प्रदान करते हैं। इन तीनों की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तीनों में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप करता है। ये तीनों की अगर हम बात करते हैं, आपको ध्यान रखना मेरे भाई ये तीनों हमारा किस पर काम करता है, ये तीनों हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर आधारित होता है। इस बात को आप ध्यान रखें, किस प्रॉपर्टी पर, तो ये तीनों के तीनों हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर आधारित होता है। ये बात आपको किसी भी सूरत में याद रखना है। ये किस पर आधारित होगा, तीनों के तीनों हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर हमारा आधारित होता है। ये लाइन मेरे भाई आपके एग्जाम में कई बार पूछता है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये तो हो गया मेरे भाई। इन तीनों के लिए जो कूलिंग मीडियम हमारा होना चाहिए, वो कूलिंग मीडियम क्या होना चाहिए उसके ऊपर चलते हैं।
मेरे भाई इसके लिए अगर हम कूलिंग मीडियम की अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो कूलिंग माध्यम हमारा होता है वो क्या होना चाहिए, जो इसको ठंडा करके रखे। तो कूलिंग माध्यम कौन प्रदान करता है, तो कहेंगे यहां पर हमारा हीलियम गैस करता है। कौन करता है मेरे भाई, तो याद रखना इसमें हम हीलियम गैस का इस्तेमाल करते हैं, यही हमारा कूलिंग माध्यम प्रदान करता है। तो एमआरआई हो गया, एलएचएससी हो गया, एनएमआर हो गया, ये हमारे एक ऐसे डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर आधारित होता है, लेकिन इसमें कूलिंग माध्यम हमारा हीलियम गैस होता है। इसीलिए हम सीधा कहेंगे आंसर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें दो अभिमिश्रणीय द्रव इस प्रकार मिश्रित होते हैं कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ से छोटी बूंद के रूप में हमारा परिक्षेपित हो जाती है। मेरे भाई क्वेश्चंस बहुत आसान है, कहता है कि एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बूंद के रूप में टूट जाता है। मेरे भाई इस बात को क्या कहते हैं, क्या उसको पृथक्करण कहते हैं, क्या वो पाइसीकरण है, क्या वो हमारा कैरमलाइजेशन हमारा होता है। मेरे भाई इन तीनों के बारे में बताना है। एक बात बताइए, पृथक्करण हमारा क्या होता है, जो मिश्रण हमारे होते हैं उस मिश्रण का अलग होना, जैसे कि दो पदार्थ आपस में मिश्रित है, दोनों को अलग कर दिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग पृथक्करण कहते हैं। तो मेरे भाई ये अलग करने की बात नहीं कह रहा है, ये आपको कह रहा है कि मेरे भाई एक जो बड़ी बड़ी बूंद थी वो छोटी छोटी बूंद में टूट रही है, इसका मतलब मेरे भाई पृथक्करण नहीं होगा। अब चलते हम लोग पाइसीकरण की बात करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे मेरे भाई पाइसीकरण होता है। मैंने आपको यहां पर एक बार पहले बताया भी था और इस बात को आप जान लीजिए। अगर हम पाइसीकरण की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे भाई, अगर हम पाइसीकरण की बात करते हैं, और पाइसीकरण कहने का मतलब है, इसको अगर हम बोलेंगे तो ये हमारा इमल्सिफिकेशन होता है। पाइसीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, हमारा इमल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जो पाइसीकरण हमारा इमल्सिफिकेशन हमारा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। मेरे भाई पाइसीकरण जो हमारा करता है वो कौन करता है, तो बाइल जूस करता है। पाइसीकरण कौन करता है, तो हम लोग जानते हैं कि बाइल जूस जो होता है ये हमारा, जिसको पित्त रस के नाम से आप जानते हैं, ये पित्त रस किसका निर्माण करता है, तो कहेंगे यहां पर पित्त रस हमारा क्या क्या कहते हैं मेरे भाई, पित्त रस की बात करते हैं, ये हमारा पाइसीकरण करता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन किसका पाइसीकरण करता है मेरे भाई, वसा का पाइसीकरण करता है। तो जो बाइल जूस हमारा होता है, बाइल जूस की बात करते हैं तो मेरे भाई ये वसा का क्या करता है, तो वसा का पाइसीकरण करता है, इस बात को ध्यान रखना। और वसा का पाइसीकरण कहने का मतलब है कि वसा का बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं होती है, वसा की जो बड़ी बड़ी मेरे भाई बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं होती है, इसकी बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं होती है, बड़ी बड़ी गोलिकाएं की अगर बात करते हैं, वसा की जो बड़ी बड़ी गोलिकाएं होती है मेरे भाई, ये बड़ी बड़ी गोलिकाएं छोटी छोटी गोलिकाएं में ये टूट जाती है। ये किसमें, तो छोटी छोटी गोलिकाएं की अगर हम बात करते हैं तो ये छोटी छोटी गोलिकाएं में ये टूट जाती है, छोटी छोटी गोलिकाएं में ये टूट जाती है, इसी में ये टूट जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग पाइसीकरण कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन जिसको हम लोग पाइसीकरण हम कह रहे हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना, ये बाइल जूस करता है। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, एक द्रव पदार्थ दूसरे द्रव पदार्थ में छोटी छोटी बिंदु के रूप में ये अलग हो जाता है, प्रक्षेपित हो जाता है। तो बड़ी छोटी छोटी बूंद में अगर अलग हो जाता है, इसका मतलब उसका पाइसीकरण हो जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, उस बात को मेरे भाई आप ध्यान रखें। तो हमारा पृथक्करण नहीं होगा, हमारा पाइसीकरण हमारा क्या होता है कि यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। इसमें मेरे भाई आंसर हम लोग यहां पर करेंगे। दूसरी बात है कि कैमरलाइजेशन हमारा क्या होता है मेरे भाई, कैमरलाइजेशन हमारा जो होता है एक भी एक प्रोसेस हमारा होता है। कैमरलाइजेशन भी अगर प्रोसेस हमारा होता है, इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो शुगर होता है, शुगर की हम बात करते हैं, शुगर को मेरे भाई जब हम बहुत गर्म करते हैं, यानी कि अधिक गर्म करते हैं, इसको जब हम लोग अधिक गर्म करते हैं, यही शुगर हमारा कैसा होता है, कहेंगे यही शुगर हमारा देखिएगा भूरा हो जाता है, लाल हो जाता है, यही शुगर हमारा लाल भूरा हो जाता है। कैसा, तो लाल भूरा हो जाता है। इस प्रोसेस को कैमरलाइजेशन कहा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हमारा पाइसीकरण पर उपलब्ध था, और हम कहते हैं बाइल जूस का यहां पर बाइल जूस हमारा वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, ध्यान रखेंगे। इंजेक्शन बैच मेरे भाई बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए बैच है। इंजेक्शन बैच 3 कैटेगरी में आपको मिलेगा, 6 to 8 के लिए अलग है, 9 10th के लिए अलग है, 6 to 8 9 10th कंबाइंड के लिए अलग है। अगर किसी को लगता है मेरे भाई मेरी थ्योरी बहुत वीक है, आप इस बैच से जुड़ करके अपनी तैयारी को, सबसे बड़ी बात है तो ये तैयारी करना, सटीक वे में सही चीज पढ़ना, ये बहुत मैटर करता है। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसान भाषा में, अगर नहीं होता है विश्वास, एक बार क्लास इसका करके देखना, किसी के पास होगा देख लेना, एक बार पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन इसमें जो तरीका है पढ़ाने का थोड़ा अलग लेवल का रहता है। इसलिए मेरे भाई इंजेक्शन बैच की जो क्लासेस हैं ये आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अगर आप 9 10 टीजीटी साइंस से हैं, या फिर अगर आप मान लेते हैं कि अगर 6 to 8 से आप हैं, या 6 to 8 9 10 दोनों आपका है, अगर आपको 9 10th के साथ साथ आपको कॉमन पेपर भी चाहिए तो इंजेक्शन बैच अवेलेबल है। आप इंजेक्शन बैच जाकर के सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा।
वहां से अपनी तैयारी को आप मजबूत कर सकते हैं। मेरे भाई यहां पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड्स परत बनाने के लिए क्या प्रक्रिया होती है। मेरे भाई एक बात बताइए, अगर हम एल्युमिनियम की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात करते हैं, एल्युमिनियम की बात करते हैं। अब एल्युमिनियम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारे एल्युमिनियम जो होते हैं ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करता है, ये एल्युमिनियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, तो कहेंगे एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स बन जाता है। इसमें क्या होगा कि यहां पर एल्यूमिनियम की अगर हम बात करते हैं, एल्यूमिनियम की अगर बात करते हैं, यहां पर एल्यूमिनियम का यहां पर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड्स यहां पर बन जाता है, यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड्स बन जाएगा। तो मेरे भाई एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये जंगरोधी का काम करता है। ये किसका काम करता है, तो कहेंगे ये हमारा जंगरोधी का काम करता है, कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये किसका काम करेगा, तो कहेंगे ये हमारा कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करता है। इसमें कोरोजन नहीं होता है, ये कोरोजन रेजिस्टेंस का भी काम करता है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये जंगरोधी हमारा बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को एनोडाइजिंग कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो ऑक्साइड की जो परत बन जाती है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये जो हमारा प्रोसेस यहां पर देख रहे हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग एनोडाइजिंग के नाम से जानते हैं, याद रखना। तो मेरे भाई एनोडाइजिंग हमारा क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके एक लेयर उसके ऊपर में चढ़ जाता है और उसी को एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स का लेयर कहते हैं, जो कि एक जंगरोधी होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस से काम करता है। उस प्रोसेस को एनोडाइजिंग का प्रोसेस कहते हैं। मेरे भाई एनोडाइजिंग प्रोसेस में हमारा क्या होगा, तो एल्युमिनियम के ऊपर में क्या होगा, एक परत चढ़ जाती है एल्युमिनियम के ऑक्साइड्स का, और वही हमारा एनोडाइजिंग कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर सी राइट हो जाएगा। अगर मेरे भाई गैल्वेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो गैल्वेनाइजेशन हमारा होता है ये हमारा जिंक की परत चढ़ाते हैं। इसमें किसकी परत चढ़ाते हैं, तो आपको ध्यान रखना मेरे भाई, जिंक की अगर परत चढ़ती है, किसकी, तो जिंक की अगर परत चढ़ती है, जिंक की अगर परत चढ़ती है तो मेरे भाई इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और जिंक की अगर परत चढ़ जाती है, इसमें भी हमारा क्या होता है, कहेंगे इसमें भी जंगरोधी का काम करता है। लेकिन जिंक की परत हम किस पे चढ़ाते हैं, तो मेरे भाई याद रखना, एक तो लोहा पे चढ़ाते हैं, एक तो लोहा का गैल्वेनाइजेशन करते हैं, साथ ही साथ मेरे भाई याद रखना स्टील का गैल्वेनाइजेशन किया जाता है। तो लोहा और स्टील पर जंग ना लगे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में जिंक का लेप लगा देते हैं, और जब जिंक की परत उस पर चढ़ जाती है उसी प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस से हमारा ये होता है, और अगर ऐसा हो गया तो मेरे भाई फिर उसमें जंग भी नहीं लगता है। एक टर्म हमारा डक्टिलिटी का टर्म दे रखा है, इसको समझते हैं मेरे भाई। डक्टिलिटी हमारा क्या होता है, डक्टिलिटी हम उसको कहते हैं, चूंकि आपको पता है कि धातु और ये केमिस्ट्री के चैप्टर में से यहां से क्वेश्चन आता है। डक्टिलिटी हमारा क्या होता है मेरे भाई, क्योंकि डक्टिलिटी हम उसको कहते हैं कि आप किसी भी चीज को अगर डक्टाइल मानते हैं, तो डक्टाइल कहने का मतलब है मेरे भाई वो जल्दी हमारा टूटता नहीं है, टूटने से पहले वो इंडिकेट कर देगा कि हम टूटने वाले हैं। तो डक्टाइल मटेरियल हम उसको कहते हैं मेरे भाई जो विथ इंडिकेशन का टूटता है। जो कैसे टूटता है मेरे भाई, विथ इंडिकेशन का टूटता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये कैसे टूटेगा, जो हमारा विथ इंडिकेशन टूटता है, हम उसकी बात करते हैं। अगर मेरे भाई मान लेते हैं कि कोई ऐसा मटेरियल, जैसे आपके पास रबर है, रबर को देखिएगा ऐसे करके खींचिए, आपके पास रबर है कि नहीं है, रबर को खींचिए ऐसे पकड़ करके, देखिएगा रबर बीच में पतला होगा, पतला होगा, पतला होगा, तब जाकर के टूटेगा। यानी मेरे भाई वो इंडिकेट कर देता है कि अब हम बीच से कहीं से टूटने वाले हैं, तब टूटता है। वैसे मटेरियल को हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं, और जो अचानक टूट जाता है उसको हम लोग भंगूर कहते हैं, और उसको हम लोग ब्रिटल मटेरियल के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो डक्टाइल मटेरियल होता है मेरे भाई ये मुलायम होता है। जो भी डक्टाइल मटेरियल होगा ये कैसा होगा, तो कहेंगे सॉफ्ट होता है, यानी ये मुलायम होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है। और जो ब्रिटल होगा वो हमारा हार्ड होता है। मेरे भाई ये आपको पूछा गया है कि नाइट्रोमेथेन, यानी कि नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है, तो नाइट्रोमेथेन का सही रासायनिक सूत्र हमारा ये होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा यहां पर राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाइट्रोसोमीथेन हमारा ये होता है, इसका नाम क्या है, तो इसका केमिकल नाम हमारा नाइट्रोसोमीथेन हमारा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको नाइट्रोसोमीथेन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा नाइट्रोसोमीथेन होगा, और इसको हम लोग क्या कह दिए, ये हमारा नाइट्रोमीथेन हो गया। और इसको अगर देखिएगा तो मेरे भाई यहां पर हम लोग का मीथेन है और नाइट्रेट है, इसलिए पूरा नाम इसका क्या कहलाएगा, तो कहेंगे ये हमारा मीथेन तो पहले हमारा हो गया, ये मीथेन है CH4, और यहां पर हम कहेंगे मीथेन और नाइट्रेट की हम बात करते हैं, इसको मीथेन नाइट्रेट कहते हैं। लेकिन आपसे नाइट्रोमीथेन बोला गया है या फिर मिथेन, नाइट्रोमीथेन का केमिकल फॉर्मूला हम कहेंगे CH3NO2 हमारा होता है। सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में
जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य होता है, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारा जो सेल होता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा द्रव का फ्लो होता है, तो उसके अंदर जो भी फ्लो होता है वो हमारा किस प्रोसेस से होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर ध्यान रखना है, उसी प्रोसेस को हम लोग यहां पर कहते हैं परासरणी प्रवणता। परासरणी मतलब ऑस्मोसिस का प्रोसेस उसके अंदर हमारा होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि प्रोटीन जो इसमें कार्य करता, कौन सा प्रोटीन यहां कार्य करता है, कहेंगे उसका नाम है मेरे भाई एक्वापोरिन प्रोटीन होता है। म्यूसिन तो मेरे भाई कहां पर होता है, मसल्स में होता है, जिससे चलने फिरने की गति प्राप्त होती है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का आदान प्रदान सूक्ष्म छिद्र से होता है। यह छिद्र हमारा क्या है, एक बात बताइए मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का आदान प्रदान होता है। जब मानते हैं कि कोई भी प्लांट हमारा क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, जाहिर सी बात है मेरे भाई गैस का आदान प्रदान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा तो ऑक्सीजन छोड़ता है, गैस का आदान प्रदान हो गया। एनवायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा प्लांट और उसमें पानी की मात्रा होती है, उसमें क्या होगा कहेंगे, उस प्लांट की पत्ती के अंदर क्या हो, कहेंगे यहां पर प्लांट की पत्ती में क्या होता है मेरे भाई, तो कहेंगे पानी की मात्रा होती है। और किसके प्रेजेंस में, तो जो सनलाइट हमारा होता है उसके प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करेगा। अब जब फोटोसिंथेसिस हमारा करता है, यही हमारा C6H12O6 का यहां निर्माण करेगा। साथ ही साथ मेरे भाई यहां से ऑक्सीजन गैस को बाहर करता है, और साथ ही साथ यहां पर जल की जो मात्रा होती है उसको भी वाष्पोसर्जित कर देता है, जल का वाष्पोसर्जन कर देता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है कि जब फोटोसिंथेसिस की बात करेगा ना, तो फोटोसिंथेसिस में जो ये रिएक्शंस आपके हैं, तो ये रिएक्शंस आपके लिए यहां पर काम का है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना कि यहां पर भी हमारा 6 कार्बनों का, चूंकि 6 कार्बन की बात कर रहे हैं, अब ये केमिकली बैलेंस्ड है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या करता है प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ये गैस लेता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, और गैस का आदान प्रदान प्लांट में कहां पर होता है, एक एक बच्चा को पता होगा, हमारे स्टोमेटा में होता है। ये कहां पर होगा, तो कहेंगे हमारे स्टोमेटा में होता है। और स्टोमेटा को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इसी को हम रंध्र के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो है कि मेरे भाई गैस का आदान प्रदान स्टोमेटा में होता है, रंध्र में होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि वाष्पोसर्जन की क्रिया जो होती है हमारे स्टोमेटा से सबसे अधिक होती है। इस बात को ध्यान, 80 से 90% हमारा स्टोमेटा से ही हो जाता है वाष्पोसर्जन। तो मेरे भाई गैस का भी आदान प्रदान कहां से होगा, रंध्र से होता है। और कहते हैं वाष्पोसर्जन भी सबसे अधिक कहां से होगा, कहीं यहीं से होगा। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस का आदान प्रदान जो टर्म लिखा हुआ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इने की मार देना, इने की मार देना, ये बिना समझे मेरे प्रकाश संश्लेषण लिखेगा तो तुम्हारे दिमाग में यही दोनों आएगा, लेकिन ये नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस के आदान प्रदान, और गैस के आदान प्रदान जो होता है वो किससे होता है, तो कहीं सूक्ष्म छिद्र से होता है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, स्टोमेटा जो हमारा रंध्र होता है ये पत्ती में होता है। ये कहां पे, तो आपको ध्यान रखना, पत्ती में हमारे छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उसको कहते हैं पत्ती में, ये छोटे छोटे छिद्र के रूप में होता है। छोटे छोटे आपको छिद्र होता है जो आपको नंगी आंख से नहीं दिखेगा, इतना छोटा छिद्र होता है। तो सूक्ष्म छिद्र इसीलिए कहते हैं शरीर से हमारा होता है। और ये हमारा क्या होगा, ये छिद्र हमारा क्या होगा, वही छिद्र आपसे पूछा गया, हम कहेंगे वह छिद्र हमारा स्टोमेटा होगा, यानी कि रंध्र होगा। इस क्वेश्चन के लिए अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हमारे आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा, ये किसी भी सूरत में मेरे भाई हमारा राइट हो जाएगा। अगर क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की बात करते हैं तो मेरे भाई जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं, सभी में क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल में ही मैग्नीशियम धातु होता है। और याद रखना मेरे भाई जो हमारे क्लोरोफिल होते हैं उसमें नाइट्रोजन भी मौजूद होता है, हमारे आयंस के रूप में मौजूद होता है, ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहां पर क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, हरे पेड़ पौधे की हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम हरे पेड़ पौधे की बात करते हैं। तो मेरे भाई सभी हरे पेड़ पौधे को आप उठा करके देख लीजिए, इसमें क्या होगा, कहेंगे सभी हरे पेड़ पौधे में मेरे भाई यहां पर कहेंगे इसी में क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है, इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है। हरे पेड़ पौधे में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, इस बात को आप ध्यान रखना। इसी में मेरे भाई क्लोरोफिल भी होता है, इस बात को ध्यान रखना। और जो क्लोरोफिल हमारा होता है इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। इसमें कौन सा धातु का, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरे भाई ये बता दीजिए क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, मैग्नीशियम धातु। एक बार क्वेश्चन कई बार ये पूछा गया है। दूसरी बात मेरे भाई, ये जो क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है प्लांट में, ये क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है।
जो भी सूरज की प्रकाश पड़ती है ये प्रकाश को क्या करता है, कहेंगे प्रकाश का ये अवशोषण करता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। प्रकाश का ये क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर अवशोषण करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये आपके काम का चीज है, हरे पेड़ पौधों में हमारा होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है मेरे भाई कि चलो ये प्रकाश का अवशोषण करता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट हमारा होता है, इसी को हम हरित लवक के नाम से जानते हैं, इसी को हम हरित लवक कहते हैं। और ध्यान रखना मेरे भाई इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होगा कि इसमें नाइट्रोजन हमारा आयंस के रूप में प्रेजेंट होता है, ये नाइट्रोजन मेरे भाई इसमें पाया जाता है। कई बार ये भी क्वेश्चन आपका रिलेट करके पूछता है। तो मेरे भाई इसमें तो आपको स्टोमेटा से काम चल जाना, जो कि पत्ती में होता है, लेकिन ये कई बार पूछता है कि इस स्टोमेटा की अगर बात करते हैं मेरे, इसको ऑपरेट कौन करता है, कि स्टोमेटा को जो ऑपरेट करता है उसका नाम है मेरे भाई गार्ड सेल। उसका नाम क्या है, तो नाम से पता चलता है गार्ड और सेल, यानी कि दोनों तरफ मेरे भाई बीम आकार का, जैसे हाथ है ऐसे ही ये बीम आकार का, ये बीम शेप है, ऐसे बीम शेप का बीच में स्टोमेटा का छिद्र होता है, यही मेरे भाई ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज होता है। कौन करता है इसको ऑपरेट, तो मेरे ऑपरेट करता है गार्ड सेल। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चंस आपको रिलेट करके ऐसे भी पूछता है। हमको लगता है कि मेरे भाई आप लोगों ने यहां पर देखा भी होगा, पता भी होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि डैश की हड्डियां में ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स की बात करते हैं। मेरे भाई ये हमारे हाथों की हड्डी होती है, ये मेरुदंड नहीं होता है, ये हमारा पेल्विक चक्र नहीं होगा, हमारा क्या होगा, तो ऊपरी पैर उपांग। ऊपरी पैर उपांग जो हिंदी नाम है मेरे भाई, ये हाथ का नाम है, ये हमारा हाथ का ही पार्ट है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई हमारा क्या होता है, जैसे कि ये कंधा है, इस कंधा से कहनी तक में एक ही हड्डी होता है, ध्यान रखेंगे। हम लोग का ध्यान रखना, हमारा जो मेरे भाई कंधा होता है, इस कंधा से केहनी के बीच में एक ही हड्डी होता है, इस बात को ध्यान कहना। कंधा से केहनी के बीच में एक ही हड्डी होता है, इसमें एक हड्डी होता है। कितनी हड्डी होगी मेरे भाई, इसमें एक हड्डी होता है, और उसी हड्डी का नाम है ह्यूमरस बोन, नाम है उसका। उसका क्या नाम है मेरे भाई, कहेंगे उसका नाम यहां पर ह्यूमरस बोन होता है, इस बात को ध्यान रखें। HU ह्यूमरस बोन इसको हम लोग बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, ह्यूमरस बोन के नाम से जानते हैं। HUMERUS ह्यूमरस हमारा बोन होता है, ये हमारा ह्यूमरस बोन होता है, ये हमारा ह्यूमरस हड्डी होता है। एक ही हड्डी होता है, कितनी हड्डी होगी, तो मेरे भाई कंधा से लेकर के केहनी तक में एक हड्डी होगी। केहनी से लेकर के एक रिस्ट जो हमारा कलाई होता है, रिस्ट जो हमारा कलाई होता है, इसके बीच में मेरे भाई दो दो हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होगी, दो। एक का नाम होता है रेडियस, एक हड्डी का नाम क्या कहेंगे यहां पर, रेडियस, एक हड्डी का नाम रेडियस, और दूसरी हड्डी का नाम क्या होगा, कहेंगे इसको हम लोग अल्ना कहते हैं। रेडियस और अल्ना हमारा होता है। इसमें कितनी हड्डियां हैं, तो कहेंगे यहां पर मेरे भाई दो हड्डी होता है। इसमें कितनी हड्डी होगी, तो दो हड्डी होगी, रेडियस और अल्ना, दो हड्डी होगा केहनी और कलाई के बीच में। अब उसके बाद मेरा क्या होगा मेरे भाई, तो हम कहेंगे उसके बाद हमारा कार्पेल्स और फिर मेटाकार्पल्स होता है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, कलाई के बाद हमारा जो हड्डी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर हमारा यहां पर हम कहेंगे कार्पल्स होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे भाई, तो ये हमारा, इसके बाद हम कहेंगे यहां पर कार्पेल्स हो जाएगा, और फिर कार्पेल्स के बाद हमारा क्या होता है, कार्पेल्स यहां पर होता है, और इसके बाद इसमें भी हड्डियां होती है, उसको हम लोग मेटाकार्पेल कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसको हम लोग यहां पर मेटाकार्पेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। यहां पर हमारा मेटाकार्पेल्स होता है, इस बात को ध्यान रखना। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना है कि इस तरीके से आपके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, तो ये कंप्लीट हमारा हाथ का पार्ट होता है, और उसी के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ऊपरी पैर उपांग किसको कहते हैं मेरे भाई, तो याद रखना हाथ को कहते हैं। आगे चलते हैं, नाम याद रख लीजिएगा। यदि किसी व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि को बात कर रहा है, मेरे भाई इस बात को सोचिए, कह रहा कि यदि किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं और फर्श से क्या कर रहा है, पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि को, मेरे भाई गतिविधि को संभव करने का कार्य कौन करता है, ये आपसे पूछा गया है। अगर मेरे भाई आप फर्श से किसी पेंसिल को आप उठा रहे हैं, तो ये अपने मन मुताबिक आप काम कर रहे हैं, आपका मन काम कर रहा है तभी आप उसको उठा रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ऐच्छिक क्रिया की ओर हम लोग जाएंगे। मेरे भाई अगर ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, अगर ये ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ, इस स्टेटमेंट से हम लोग को क्या समझ में आता है, ये कहीं ना कहीं हमारा ऐच्छिक क्रिया की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है मेरे भाई, तो हम कहेंगे यहां पर ऐच्छिक क्रिया की बात कर रहा है। और ध्यान रखना, ऐच्छिक क्रिया को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है, तो ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने के लिए हमारा सेरेब्रम होता है रेस्पॉन्सिबल, सेरेबेलम नहीं होता है, ये सेरेब्रम होता है, ध्यान रखेंगे, ये सेरेब्रम होता है हमारा, यहां पर ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ये अग्र मस्तिष्क का हमारा सबसे बड़ा भाग होता है, फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ध्यान रखेंगे। जो हमारा फोर ब्रेन होता है, उस फोर ब्रेन का
सबसे बड़ा भाग की अगर बात करें, सबसे बड़ा जो भाग होता है फोर ब्रेन का, जो सबसे बड़ा भाग होता है उसको हम लोग सेरेब्रम के नाम से जानते हैं मेरे भाई, यही हमारा होता है। क्या ये हाइपोथैलेमस होगा, क्या ये हमारा क्रेनियल नर्व होता है, क्या अनुमस्तिष्क सेरेबेलम होगा? नहीं मेरे, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा, ना तो ये होगा। आंसर हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन का, उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ हम जाएंगे, ध्यान रखेंगे। अगर हम सेरेबेलम की अगर बात करते हैं मेरे भाई, ये सेरेबेलम का दूसरा काम होता है, ये अनुमस्तिष्क हमारे पश्च मस्तिष्क का भाग होता है, सेरेबेलम लिखा हुआ है, ये शरीर को संतुलित बनाए रखता है। ये शरीर को क्या करता है मेरे भाई, तो ध्यान रखेंगे, ये शरीर को संतुलित बनाता है, इस बात को ध्यान रखना, ये शरीर को संतुलित बनाता है। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा है वो पूछा है कि फर्श से पेंसिल उठाने जैसी गतिविधि को क्या कहते हैं, तो मेरे भाई ऐच्छिक क्रिया हमारा हो जाएगा और उसको कंट्रोल करने वाला हमारा सेरेब्रम होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर्स मेरे भाई आप सही कर लेना, जो कि हमारा सेरेब्रम राइट आंसर होगा। हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, ये हमारे ब्रेन का सबसे छोटा भाग होता है, याद रखेंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में क्या होता है मेरे भाई? हम लोग जानते हैं, अगर मत्स्य मछली की बात करते हैं, यानी कि आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि जितने भी मछली वर्ग होते हैं, और ये मछली वर्ग जो हमारा होता है मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है कि मछली वर्ग की अगर बात करते हैं, इसको हम लोग कशेरुकी प्राणी के श्रेणी में रखते हैं। ये हमारा कॉर्डेटा फाइलम कहलाता है, ये हमारा कशेरुकी प्राणी है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कैसी प्राणी है, इसको हम लोग कशेरुकी प्राणी भी कहते हैं। और दूसरी बात ध्यान रखना है, कशेरुकी प्राणी हम उसको कहते हैं जो हमारा कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है। जो किस में आता है कहेंगे, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है, उसी को कशेरुकी कहते हैं। और कॉर्डेटा संघ हम उसको कहते हैं मेरे भाई जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। तो जितने भी मछलियां होंगे सभी में रीढ़ की हड्डी होती है, इस बात को आप ध्यान रखना। और जिसमें भी रीढ़ की हड्डियां होती है समझ लेना वो कशेरुकी प्राणी है। दूसरी बात, जो मछली वर्ग हमारा होता है मेरे भाई, इस बात को ध्यान रखना है कि मछली वर्ग में कितने, हम कहेंगे 2 हट चेंबर होता है। इसमें कितने हट चेंबर होते हैं, तो 2 हट चेंबर होता है। और इसी पर यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था मेरे भाई। इसमें 2 ही हट चेंबर होता है, इसमें 2 ही हट चेंबर होता है। और जब 2 हट चेंबर होता है, इसी से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो 2 हट चेंबर होगा, इसलिए इसको सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम के हम लोग नाम से जानते हैं, सिंगल सर्कुलेटरी। ये हमारा सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम में हम कहेंगे इसमें होता है, और इसमें 2 ही हर्ट चेंबर हमारे होते हैं। कौन सा होगा मेरे भाई, एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा, यानी एक ऑरिकल होगा, एक वेंट्रिकल होगा, ध्यान रखेंगे। एक ऑरिकल होगा, 2 तो नहीं होगा, 2 दे रखा तो मतलब गलत है। 2 एट्रिकल, 2 एट्रिकल, 2 एरिकल, 2, ये तो हमारे अगर 2 होता है मेरे भाई, तो हम लोग जानते हैं कि 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल हमारे में होता है। जितने भी मेमल्स हैं उसमें होगा, जितने स्तनधारी हैं उसमें होगा, जितने भी पक्षी वर्ग हैं उसमें होगा। तो हमारे हार्ट के चैम्बर 4 होते हैं, 2 ऑरिकल, 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद, 2 निलय होता है। राइट आलिंद हम कहेंगे, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय होता है। लेकिन यहां पर अगर बात करता है मेरे में मछली वर्ग की अगर बात करते हैं, इसमें 2 ही हार्ट चैम्बर होगा। 2 में क्या होगा, एक ऑरिकल तो एक वेंट्रिकल होगा, एक एट्रियम होगा तो एक वेंट्रिकल होगा। यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट। और ये सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, और हम लोग डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं, जो कि हमारे हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर बोला गया है, और आपको बताना कि किस चरण के दौरान, कह रहा किस चरण के दौरान, किस फेज के दौरान, कह रहा किस चरण के दौरान मेरे भाई कॉर्पस लुटियम की बात करते हैं। ओवरी के अंदर कॉर्पस लुटियम होता है। कॉर्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव मासिक चक्र में होता है, यह बोला गया है मेरे भाई। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन मासिक चक्र में होता है, यह आपसे पूछा गया है कि किस चक्र में होता है। तो मेरे भाई मासिक चक्र के कौन से फेज में होता है, यह पूछा गया है। तो किस चरण के दौरान कॉर्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन का स्राव हमारा यहां से स्टार्ट हो जाता है, तो मासिक धर्म के किस चक्र में होता है मेरे भाई, आप ध्यान रखेंगे ना। इसको लुटियल चक्र बोला जाता है, या लुटियल फेज के नाम से हम लोग जानते हैं। ये लुटियल फेज होता है हमारा, ये लुटियल फेज होता है, और उसी फेज के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, ध्यान रखेंगे। अगर बेरियम की बात करते हैं, और बेरियम जब ऑक्सीजन के साथ हमारा जलता है, हम बेरियम की बात करते हैं, और बेरियम जब ऑक्सीजन के साथ हमारा जलता है तो बेरियम ऑक्साइड्स बनाता है। बेरियम ऑक्साइड्स में BaO हो सकता है या फिर BaO2 हो सकता है, यानी यही हमारे राइट होंगे मेरे भाई। Ba2O2 नहीं होता, Ba2 हमारा नहीं होगा, ध्यान रखना है। यहां पर हमारा क्या होता है, ये दोनों हमारा ऐसे ही गलत हो गया, तो एक ही बचता हमारा ये होगा। तो हम कहेंगे और एक ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा।
सोडियम हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स हमारा क्या तो कहेंगे क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर हम NaOH की हम बात करते हैं, एक बात बताइए मेरे भाई, इसी को हम कहते हैं, ये हमारा प्रबल क्षार माना जाता है, ये हमारा क्या कहेंगे, इसको प्रबल क्षार कहते हैं। और प्रबल क्षार में हमारा OH माइनस होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स के विलयन में सांद्रण जो होता है मेरे भाई, ये इतना सांद्रण आपको दे रखा है, इतना सांद्रण, किसका सांद्रण, तो प्रबल क्षार में जो सांद्रण हमारा होगा तो OH माइनस का होगा। इसका मतलब कितना है मेरे भाई, तो 0.001 जो आपको दे रखा है, इतना N जो लिखा हुआ, ये कहीं ना कहीं हमारा OH माइनस का कंसेंट्रेशन दे रखा है। क्योंकि जब कभी भी हम क्षार की बात करते हैं उसमें OH माइनस का कंसेंट्रेशन खोजते हैं, और जब किसी अम्ल की बात करते हैं उसमें H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन खोजते हैं। तो मेरे भाई यहां सांद्रण की बात कर रहा है, यहां आपके कंसेंट्रेशन की बात कर रहा है, और किसके कंसेंट्रेशन की बात कर रहा है, NOH की बात कर रहा है, यानी कि क्षारीय माध्यम की बात कर रहा है, प्रबल क्षार की बात करेगा। इसका मतलब OH माइनस की वैल्यू आपको दे रखी है। क्या मेरे भाई इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या इस वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर 10 के पावर अगर मान लेते हैं इसको, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, दशमलव उड़ाएंगे 10 के पावर, यहां 3 हो जाएगा। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 10 के पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो हमें यह पता चल गया OH माइनस की वैल्यू हमारा इतना है। मेरे भाई अगर pH मान निकालना जानते होंगे तो आप PaOH मान आप निकाल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव लॉग आप यहां पर लगा दीजिए और यहां पर OH माइनस का कंसेंट्रेशन आप रख दीजिए। मेरे भाई अगर हम pH मान कैलकुलेट करने के लिए आते हैं, एक फॉर्मूला ये हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप pH मान में भी यही लगाएंगे, POH मान में आप यही लगाएंगे। अगर मेरे भाई यहां पर देखेंगे, हम यहां पर कहेंगे नेगेटिव तो हमारा होगा ही होगा, लॉग हो गया, OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है तो 10 के पावर माइनस 3 रखेंगे। मेरे भाई लॉग का ये कहानी होता है कि जो पावर में होता है ना वो आकर के पीछे गुना हो जाता है, तो माइनस पहले से -3 फिर आएगा तो ये +3 हमारा हो जाएगा, और 3 लॉग हमारा, ये हमारा कितना 3 लॉग 10 बच जाएगा। लेकिन याद रखना जो लॉग होता है उसका बेस छुपा हुआ रहता है, और लॉग का बेस हमेशा 10 होता है। तो मेरे भाई लॉग 10 बेस 10, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब मेरे भाई ये +3 हमारा रह जाता है। तो यहां से आपने देखा कि POH वैल्यू जो निकल करके आया हमारा, कितना निकल करके आया, जो POH का मान है वो +3 निकल करके आया। लेकिन मेरे भाई आपसे POH मान नहीं पूछा है, आपसे pH मान पूछा है। तो हम लोग एक रिलेशन और जानते हैं मेरे भाई कि जो pH मान हमारा, हम pH मान की अगर हम बात करते हैं और अगर हम POH मान की अगर हम बात करते हैं, इन दोनों को अगर मिला देते हैं तो यही हमारा कितने के बराबर, 14 के बराबर होता है। ये बात ध्यान रखना। हम लोग क्या निकाले, तो हम लोग ये निकाले, हम लोग को ये पूछ रहा है। तो मेरे भाई pH मान यहां से कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे, 14 में से हम क्या करेंगे, POH मान को घटा देंगे। मेरे भाई 14 तो ये है ही, हम कहेंगे ये कितना निकल करके आया, 3 निकल करके आया। इसका मतलब मेरे भाई pH मान हमारा कितना होगा, क्योंकि जब pH मान की बात करते हैं ये हमारा 11 हो जाएगा। यानी कि आप सीधा कह दीजिए मेरे भाई कि ये जो pH मान हमारा निकल करके आएगा वो हमारा +11 हो जाएगा। ये कितना आ गया मेरे भाई, तो +11 की हम बात करते हैं, pH लेवल हमारा इतना हो गया। जब pH लेवल मेरे भाई 11 हो गया तो कहीं ना कहीं ये क्षारीय प्रकृति का तो है भी, यानी कि ये सेटिस्फाइड भी कर रहा है। तो मेरे भाई इस तरीके से हम कहेंगे इस क्वेश्चन के जो आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन एक बात आप जान लीजिए कि जितने भी यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो सभी के सभी pH मान को बताता है। pH मान को निरूपित करने के लिए कौन होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, जो रंग से उसकी पहचान करता है, रंग से pH मान डिसाइड हो जाता है। मेरे भाई बात को ध्यान रखना, कई बार उस पर भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपको बताना है और देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन के आंसर कर पाते हैं। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी को हम कहना चाहेंगे 40 क्वेश्चन तुम्हारा अभी शाम में चलता है, इस रात में तो करना ही करना है। लेकिन जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक एक बच्चा के हाथ में नियुक्ति बैच होना चाहिए। अगर तुम सिलेक्शन चाहते हो तो नियुक्ति बैच जरूर करना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। अगर तुम्हारी थ्योरी बहुत वीक है तो थोड़ा भी शर्माना नहीं, सोचना ये लास्ट है और इस पर मेहनत कर लेना है, थ्योरी में भी एफर्ट लगा देना है। उसके लिए इंजेक्शन बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, कॉमन पेपर के साथ भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे भाई आप इंजेक्शन बैच थ्योरी के लिए और नियुक्ति बैच आप वहां पर कोशिश करेंगे, नियुक्ति बैच आप लेकर के प्रैक्टिस मेरे साथ करिएगा, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आपको क्लास में देते हैं। अब कह रहा है एक कण पार्टिकल हमारा एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तथा 120 पाई कंपन प्रति मिनट हमारा पैदा करता है, तो बताइए आवृत्ति क्या होगी। मेरे भाई जो मेरे से पढ़ रहा होगा ना उनकी आंसर्स जो है ये किसी भी सूरत में आ जाएंगे। मेरे भाई मैंने आपको कई बार बोला है कि आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है ना, उस आवृत्ति के फॉर्मूला पर आप नजर रखिए। आवृत्ति को न्यूज दिखाते हैं हम लोग, और आवृत्ति का जो फॉर्मूला हमारा होता है वो क्या होगा, तो आवृत्ति इक्वल टू होता है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड।
नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड की बात करते हैं। दूसरा जो फॉर्मूला आवृत्ति का होता है मेरे भाई, ये 1/में आवर्त काल का होता है, जिसको टी से दिखाते हैं। और तीसरा जो फॉर्मूला हमारा होता है आवृत्ति का, ये C/में हमारा लैम्डा होता है। मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है, यहां जो क्वेश्चन, यहां जो फॉर्मूला काम करेगा वो ये करेगा, यहां जो फॉर्मूला काम करेगा वो आपका ये करेगा। कहता है एक कण की बात करता है जो कि SHM कर रहा है हमारा, और कहता है 120 पाई कंपन 1 मिनट में करता है, यानी 120 पाई कंपन करता है। नंबर ऑफ साइकिल कितना होगा मेरे भाई? 120 हो जाएगा, 120 पाई हो जाएगा। इसका मतलब है हमसे आवृत्ति ही तो पूछा है, और आवृत्ति का फॉर्मूला हमारे पास है। हम कहेंगे नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला। मेरे भाई एक बात बताइए, यहां पर कह रहा है कि जो कंपन कर रहा है 120 पाई कर रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल 120 है। ध्यान रखना, कंपन अगर 120 है, पाई है, इसका मतलब नंबर ऑफ साइकिल 120 दे रखा है, यानी 120 पाई हमारा नंबर साइकिल है। पर सेकंड की बात कर रहा है, 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे मेरे भाई? इसको बदल देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होगा, क्योंकि नीचे में सेकंड में ही रखना है, तो मिनट को 60 सेकंड में बदल देंगे और ये 60 हो जाएगा। डिवाइड कर दीजिएगा मेरे भाई, जब इसको कट कीजिएगा तो ये वैल्यू आपको कितना हो जाएगा? 60 दूनी यहां पर इतना हो जाएगा, तो कहेंगे ये हमारा 2 पाई हमारा हर्ज होगा। ये 2 पाई, 60 दूनी 120 और ये पाई रह जाएगा, तो 2 पाई हम कहेंगे हर्ज हो जाएगा। यानी कि जो आवृत्ति निकल करके आएगी मेरे भाई हमारा कितना, तो कहेंगे 2 पाई हर्ज के बराबर होगा। फ्रीक्वेंसी मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है, आवृत्ति का यूनिट हमारा हर्ज में होता है, और 2 पाई हर्ज हमारा इस क्वेश्चन के लिए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। तो कई बार मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन श्योर बना लोगे, इसमें कहीं से थोड़ा भी गलत नहीं है। गलत है 2 पाई, 2 पाई हमारा 2 पाई हर्ज हमारा राइट आंसर होगा। 2 पाई हर्ज जो है मेरे भाई ये हमारा गलत आंसर नहीं है, 2 पाई हर्ज हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 120/60 नहीं, 2 नहीं होगा, 2 पाई होगा। ध्यान रखना, चूंकि 120 पाई कंपन बल जो दे रखा है उसको पुट करना था, पाई टर्म तो रहेगा ही ना, उसके लिए क्या जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और बिल्कुल रोशन जी, आपका स्ट्रेटेजी वीडियो जो है वो आप बहुत जल्द तैयार करके आप लोगों को दे देंगे, लेकिन मेरे भाई इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको करके बताने हैं। 17 नंबर क्वेश्चंस जो है ये क्वेश्चंस आपके लिए है, और आपको आंसर करके बता। देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं 17 नंबर क्वेश्चंस का। हम आपके आंसर्स का इंतजार कर रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का बी आंसर कह रहे हैं। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर 2 पाई हो गया। फॉर्मूला ये तीनों याद रखना, जिंदगी में कभी भी काम आएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो। एकदम मेरे भाई बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर करते हो, और सभी लोग मेरे भाई सेशन को लाइक भी, जितना लोग लाइव देख रहा है सभी लोग एक बार सेशन को जरूर थम्स अप करेगा। मेरे भाई जितने लोग लाइव देख रहे हो सभी लोग थम्स अप करोगे सेशन को, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए जानदार कह रहा है कि प्रकाश की किरण समानांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होती है। एक बात बताइए मेरे भाई, प्रकाश की किरण समानांतर पुंज है, यानी कि प्रकाश की किरण समानांतर आ रही है। कहां से आ रही होगी? तो अनंत दूरी से आ रही हो। समझना गौर से, काम बहुत खतरनाक है मेरे भाई। एक बात बताइए, ये आपके क्वेश्चन इतने बढ़िया हैं कि आप समझिए कि लैंग्वेज में सब कुछ छुपा हुआ है। कह रहा मेरे भाई प्रकाश की किरण की बात, और कैसा दर्पण है मेरे भाई, चलो इससे भी हम थोड़ा पकड़ते हैं। तो यहां पर दर्पण कौन सा है? तो कहेंगे उत्तल दर्पण की बात करेंगे। एक बात बताइए मेरे भाई, पहले हम इसी उत्तल दर्पण को फरिया लेते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो जो मेरे से पढ़ रहा होगा, जिनको पता होगा कि सर उत्तल दर्पण की कहानी तो आपने बताया था, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक इमेज बनाता है। यह हमेशा कैसा बनाएगा? तो यह हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है मेरे भाई ये दर्पण के पीछे बनता है। ये दर्पण के पीछे बनता है, तभी तो हम कल्पना करते हैं कि उधर इमेज बना है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है? तो सर सीधा बनता है। दूसरी बात आप ध्यान रखना मेरे भाई, इतना बात तो उत्तल दर्पण को पढ़ने के बाद पता चल गया मेरे भाई। दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, दर्पण के पीछे इमेज बनेगा। आपसे क्वेश्चन फिर यहां सॉल्व नहीं होगा इससे, लेकिन जानना तो एकदम जरूरी होता है मेरे भाई। यहां पर आंसर आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है कुछ बच्चे का बी आंसर होगा। देखते हैं बी होगा कि क्या होगा। दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, जो उत्तल दर्पण हमारे को कैसे दिमाग लगाना, उत्तल दर्पण जो होता है मेरे भाई ये अपसारी दर्पण इसको कहते हैं। इसको कैसा दर्पण कहते हैं मेरे भाई? तो इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। जो पकड़ने वाला है पकड़ लेगा, ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग क्या कौन सा मिरर कहेंगे? तो ये हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है, इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। इसका मतलब मेरे भाई प्रकाश को ये फैलाता है, प्रकाश को अपसारित करेगा, प्रकाश को अभिसारित तो नहीं करेगा। अब इसमें से जो बच्चे हैं अपने आंसर बदल लेंगे। देखिए यहां पर आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो हमारा अपसारी दर्पण है, तो ये अभिसारी नहीं होगा, ये अभिसारित तो नहीं करेगा। अभिसारित कौन करता है? तो अवतल दर्पण करता है। दो चीज खत्म हो गया, ये अपसारित करेगा, यानी आंसर होने की संभावना यही है। हो सकता है मेरे भाई इतना भी किसी के पास कंसेप्ट पता है तो आंसर सी ही करेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि वो सी आंसर नहीं करेगा।
अब यहां पर मामला यह है कि इससे क्या हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? नहीं, अभी भी मेरे भाई हम लोग को समझना है। अब एक कंसेप्ट यहां से निकल करके आता है, प्रकाश किरणें हमारा समानांतर पुंज की बात करता है। मेरे भाई एक बात बताइए, हम सभी लोग जानते हैं कि जो समानांतर किरण होता है इसी को समानांतर पुंज कहते हैं। समानांतर किरण को ही हम लोग क्या कहें, तो जो समानांतर किरण हमारा होता है इसी को समानांतर पुंज कहते हैं। एक बात बताइए मेरे भाई, हमने लाखों बार आपको बताया होगा कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें कैसी होती है? समानांतर होती है। इसका मतलब है मेरे भाई कि समानांतर किरण कितनी दूर से आ रही है? तो अनंत दूरी से यह आ रही है मेरे भाई। कहां से? अनंत दूरी से। अनंत दूरी से आने वाली जो किरणें होती है, अनंत दूरी से जो आने वाली किरणें होती है, अनंत दूरी से जो आने वाली किरणें होती है, उस किरण को ही हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण कहते हैं या समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब मेरे भाई अनंत दूरी से वस्तु आ रही, इसका मतलब है कि वस्तु अनंत डिस्टेंस पर है। अगर मेरे भाई वस्तु अनंत डिस्टेंस पर होगा तो हम ये कह सकते हैं वस्तु की दूरी हमारा क्या होगा? माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। यानी अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरण, इसका मतलब प्रकाश किरण अगर अनंत दूरी से आ रहा है, इसका मतलब वस्तु भी अनंत दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी को माइनस इंफिनिटी कह देंगे। मेरे पास यहां पर दे रखा है मेरे भाई, यहां पर 1 मीटर फोकस दूरी की बात करता है और उत्तल दर्पण की बात करता है। ये हमारा उत्तल दर्पण होता है, ध्यान रखना, ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, यहां पर हमारा क्या कहेंगे? यहां पर हमारा पोल होता है, इधर सेंटर होगा, यहां पर फोकस होगा, इधर की ओर हम जाएंगे तो कहेंगे हमारा फोकस दूरी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसकी फोकस दूरी पॉजिटिव में है, ये 1 मीटर दे रखा है। बताइए मेरे भाई, हम भी का मान दर्पण के सूत्र से निकाल सकते हैं। 1/f इक्वल टू कहेंगे 1/v और प्लस में हमारा क्या होता है? 1/u हो जाएगा। हम यहां से 1/v कैलकुलेट कर चुके, हमको v का मान चाहिए। अगर हम यहां से अगर v का मान अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हम कहेंगे v का मान 1/f माइनस में 1/u हो जाएगा। मेरे भाई एक बात बताइए, f की वैल्यू तो चलो पता है कि हमारा 1/1, यहां पर माइनस u का मान कितना? तो कहेंगे माइनस इंफिनिटी, यानी कि माइनस इंफिनिटी करने मतलब ये हमारा इंफिनिटी 1 अपॉन में इंफिनिटी हो जाएगा। मेरे भाई किसी भी चीज में अगर इंफिनिटी से हम डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज में अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू मेरे भाई यहां पर 0 हो जाती है। किसी भी चीज में इसका मान क्या होगा? ये पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे भाई हम लोग यहां से देख रहे हैं कि 1/v का जो मान निकल कर आया वो हमारा 1/1 यानी कि 1 आ गया, 1 आ गया। मेरे भाई बता दीजिए कि यहां से v का मान कितना आएगा? तो यहां पर 1 मीटर ही आएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा वस्तु की दूरी होगी, प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो भी 1 मीटर होगा। अगर हमारा फोकस दूरी 1 मीटर, हम कहेंगे प्रतिबिंब की दूरी भी हमारा 1 मीटर होगा। मेरे भाई इस बात को इतना भी करने का झंझट नहीं पालना था, बस हम समझाने के लिए बताए कि ये इसका कंसेप्ट होता है। आप डायग्राम से भी तुरंत पकड़ लीजिएगा, तुरंत पकड़ लीजिए, तुरंत का मतलब होता है तुरंत पकड़ लीजिएगा, लेकिन दिमाग सही जगह पर रहेगा तब, ठीक है। तो मेरे भाई एक बात बताइए कि वस्तु की प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा? तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 1 मीटर की दूरी पर, प्लस में आया है, दर्पण के पीछे की बात करेंगे तो 1 मीटर की दूरी प्लस में एक बिंदु से अपसारित होती है, यानी डाइवर्ज करके बनाती है। मेरे भाई हमने डायग्राम से इसको कैसे बनाएंगे? हम डायग्राम से अगर इसको बनाने के लिए जाएंगे तो वो भी आसान है। अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी आती है और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें ऐसी आएगी। टकराने के बाद मेरे भाई वो किससे पास करना चाहिए था? टकराने के बाद वो फोकस से पास करना चाहिए था, लेकिन वो फोकस हमारा जाएगा नहीं ऊपर, इधर टकरा करके निकल जाएगा। ऐसे भी हमारा फोकस से पास करना चाहिए था, ये फोकस से पास करना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई इधर तो जाएगा नहीं, तो हम कहेंगे ये कहीं ना कहीं इधर से आ रहा है। इसका मतलब इमेज हमारा यहीं पर बनेगा। तो मेरे भाई प्रतिबिंब की दूरी तो यही होगी ना, तो जो हमारा फोकस दूरी था वही प्रतिबिंब की दूरी भी मानी जाएगी। यानी आप ऐसे भी बना सकते थे क्वेश्चन को मेरे भाई, यानी कि दोनों तरीका है। आप ऐसे समझ लीजिए, चाहे आप डायग्राम से समझ लीजिए, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, क्वेश्चन तो मेरे भाई आपके बनने ही बनने हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन तुम अगर सोचोगे कि इतना चीज हम काहे करेंगे, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तो मेरे भाई तब तो आपको मेरे साथ थ्योरी में मेहनत करना पड़ेगा। समय बहुत है, अभी भी आपके पास समय अवेलेबल है, लेकिन तुम अगर डरोगे कि मेरे साथ हमको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, तो मेरे भाई तब तो सक्सेस का रास्ता छोड़ दो। तुमको पागल की तरह मेहनत करना पड़ेगा और पागल बनना पड़ेगा, पढ़ाई के लिए पागल बनना पड़ेगा, तब रिजल्ट अब मिलेगा। रिजल्ट जब मिलना था आसानी से तब मिल चुका है बहुत लोगों को, लेकिन अब अगर रिजल्ट लेना है तो आपको उसी भेष में आना पड़ेगा जिस भेष में आपको, जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं, आपको पूरा पागल बनना पड़ेगा, तब जाकर के आपके रिजल्ट कंफर्म होंगे। आपको लगेगा हम सुतल रहेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा सपना देखने वाला मेरे भाई रास्ता बदल लो। लेकिन अगर तुमको लगता है कि हमको एक अच्छा टीचर बनना है, एक अच्छा काम करना है, तो मेरे भाई उसके लिए तरीका सब कुछ अपना सही रखो, काम तुम्हारे हो जाएंगे। बस तुमको मेहनत दिखना चाहिए, दूसरा कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगर मेरे भाई श्वेत प्रकाश की बात करते हैं, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश करते हैं, और जब ये किसी प्रिज्म से गुजरता है तो स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम हम किसको कहते हैं? मैंने आपको बोला था मेरे भाई कि VIB
VIBGYOR जो हमारा होता है, इसी हमारे रंग के समूह को ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो कलर हमारा होता है वायलेट यहां से लेकर के रेड कलर तक, इसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के समूह को क्या कहते हैं, इसी ग्रुप को समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इसी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना है। तो मेरे भाई होता क्या है, आप देखिएगा ये हमारा प्रिज्म होता है, और ग्लास को ही प्रिज्म मान लिया था कौन, तो कहेंगे ग्लास को प्रिज्म मान करके कौन चला था मेरे भाई, तो न्यूटन ने चला था। अब यहां से कोई भी सूरज के प्रकाश श्वेत प्रकाश होती है, और जब श्वेत प्रकाश इस पर गिरती है तो श्वेत प्रकाश सीधा नहीं निकल करके, क्योंकि यहां पर हमारा माध्यम चेंज हो जाएगा, तो कहेंगे ये इस तरीके से मेरे भाई अपना रास्ता बदल लेती है। यानी कहने का मतलब ऐसे हमारे होंगे, और देखेंगे इसमें हमारे टोटल यहां पर कलर मिलेंगे, तो लाल कलर ऊपर में और सबसे नीचे में बैगनी कलर होगा। तो मेरे भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश किरण किरण पुंज किसी कांस्य के प्रिज्म से गुजरता है और एक स्पेक्ट्रम बनाता है, हमारा सातों रंग बनाता है। सबसे कम झुकने वाला मेरे भाई, सबसे कम हमारा लाल झुका है, सबसे अधिक अगर झुका है तो बैगनी झुका है। तो सबसे कम जो डेविएशन हुआ किसमें होगा, कहेंगे लाल में हुआ है। लाल कहां है, सबसे कम झुकने वाला लाल रंग होगा, यानी इसमें डेविएशन हमारा कम हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉबेरी के साथ आप मेरे भाई यहां पर स्ट्रॉबेरी के साथ आप यहां पर क्या कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए आगे, यही बीपीएससी शिक्षक भर्ती नियुक्ति बैच की बात करते हैं। बहुत ऐसा बच्चा होता है ना, हम अब देखें कि बहुत सारे बच्चे आए थे टीआरई 4 में, जिसका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हमको मिले जो नियुक्ति बैच मेरे भाई मेरा किया ही नहीं था। अगर वो नियुक्ति बैच कर लेता ना, आज उसकी दिन दुनिया ही अलग हो जाती। अगर वो 25 से लेकर के 30 के बीच मार्क्स लेकर के आया है, हम उसकी गारंटी लेते। 48 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन आपका ऐसे, 8 क्वेश्चन आपका कॉमन पेपर का, 48 क्वेश्चन में 45 प्लस स्कोर किया होगा। जो बच्चे मेरा क्लास रेगुलर किया होगा नियुक्ति बैच से, आप उससे पूछ लीजिएगा, उनके स्कोर 40 प्लस 42 प्लस मार्क्स होंगे। और जिनका जो नहीं किया होगा वो मेरे भाई 33-35 में रह गया होगा सब मिला करके। तो जाहिर सी बात है 2-4-5 मार्क्स का डिफरेंस पैदा हुई गया। तो अगर मैं कहता हूं कि आपको ये करना है तो करना है, चूंकि मेरे भाई ये इतने शानदार क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। अगर आपका 6-2 है, 9-10, तब फिर भी आप आराम से रिलैक्स होकर के इस क्लासेस को कीजिए। इसमें जितने कंसेप्ट मिलेंगे उतने ही मेरे भाई आप समझ लीजिए कि आपके काम का होगा, और हर चीज आपको क्लैरिटी के साथ उसमें कराते जाएंगे। आपको ये एमसीक्यूज की बैचेज होंगे, और हम कोशिश करेंगे एमसीक्यूज कराते हुए थ्योरी का ओवरऑल रिव्यू कराते चले जाएं। अगला कहता है, यदि दो समानांतर सीधे चालक में धारा प्रवाह की दिशा समान होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। मेरे भाई ये बोला गया, जैसे मान लेते हैं कि यहां पर समानांतर हमारा बोला गया, और समानांतर क्या कहेंगे, समानांतर हमारा 2 वायर है, और इसमें कह रहा है कि धारा की दिशा हमारा सेम है। अगर मेरे भाई धारा की दिशा सेम होगी तो जाहिर सी बात है चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी, तो कहेंगे सेम होगी। अगर इसमें आप राइट देख रहे हैं तो इसमें भी आप राइट देखिए, इसमें राइट देख रहे हैं तो इसमें भी राइट देखिए। यहां जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, यहां जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। तो मेरे भाई सेम डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो होता है, सेम डायरेक्शन में अगर करंट का फ्लो होता है, तो हम कहेंगे हम सेम डायरेक्शन में करंट का फ्लो करेंगे। हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना, जब किसी वायर में करंट का फ्लो होता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त करने के लिए मैक्सवेल रूल का यूज करते हैं। और मैक्सवेल रूल कहता है कि राइट हैंड यूज कीजिए, लेफ्ट नहीं, राइट हैंड। और राइट हैंड जब आप यूज कीजिएगा तो आप हाथ को ऐसे घुमाइए। तो मेरे भाई इसमें भी ऊपर करंट जा रहा तो ऐसे घूम रहा है, दूसरे बार में भी करंट ऊपर की ओर जा रहा तो हमारा अंगूठा ऐसे रहेगा और ऐसे घूमेगा। अंगूठा हमेशा करंट के डायरेक्शन में होगा। बताओ दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा समान होगी कि नहीं होगी। मेरे भाई जो डायरेक्शन इसमें हो वही डायरेक्शन इसमें होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। यानी कहने का मतलब है आप सीधा सीधा कहोगे कि दोनों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दोनों में समान होगी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को किस नाम से जानते हैं जिसमें एक या एक से अधिक हमारे क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। मेरे भाई डबल बॉन्ड की अगर बात करते हैं, और उसमें भी हाइड्रोकार्बन की बात कह दी गई है। और हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब मेरे भाई, जिसमें हम बात करेंगे किसका, तो हम कहेंगे कार्बन और हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो ये अल्काइन हमारा यहां पर हो जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में हमारा ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि इसमें बोला क्या है, एक या एक से अधिक डबल हमारे बॉन्ड होते हैं, एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसमें एक डबल बॉन्ड ये हो गया, एक डबल बॉन्ड ये हो गया, यानी कहने वाला ये ट्रिपल बॉन्ड हमारा होता है। ध्यान रखना, ये अल्काइन की बात, अल्कीन नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। एक या एक से अधिक क्या बोला गया मेरे भाई, उन संतृप्त हाइड्रो, इंग्लिश में गलत लिखा हुआ है, हिंदी चलो ठीक है, ये तो मेरे भाई गलत आंसर्स आपके हो गए, ठीक है। यहां पर अल्काइन नहीं होगा, अल्कीन की बात करेंगे। यहां पर
टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, हम अल्कीन की बात करेंगे, ये अल्कीन की बात करेंगे, अल्कीन लिखा हुआ, इंग्लिश हिंदी सही है मेरे भाई। अल्कीन की बात करेंगे तो अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसको कहते हैं। तो मेरे भाई इसमें दो या दो से अधिक या एक से एक भी बोला है, या एक बोला है या एक से अधिक भी बोला है, डबल बॉन्ड। तो मेरे भाई ये डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो ये अल्कीन होगा ना कि अल्काइन होगा। इसके आंसर्स मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, तो कहेंगे यहां पर राइट हो जाएगा। कीटोन में क्या होता है, कार्बन हमारा होगा लेकिन डबल बॉन्ड जो होता है मेरे भाई ऑक्सीजन के साथ होता है, लेकिन यहां हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, कार्बन कार्बन के बीच में हमारी बॉन्डिंग होती है, ध्यान रखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में हमारा बॉन्डिंग होता है, डबल बॉन्ड की बात करते हैं, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग है मेरे भाई, इसलिए ये हमारा नहीं होगा, कीटोन हमारा नहीं होगा, और अम्ल भी हमारा नहीं होगा, तो अम्ल में तो हमारा होता ही नहीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल में मेरे भाई क्या बनेगा, तो अम्ल जो होता है वो जनरली अगर उस अम्ल में अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड ही हमारे आपके बनते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रियाएं द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगर हमारा कोई होगा तो कौन सा होगा, हम कहेंगे इसमें से दिख रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो बार आयंस का आदान प्रदान होता है मेरे भाई। इसमें देखिएगा तो एक ही हमारा यहां पर एक ही बार है, तो मेरे भाई ये दोनों क्या, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का है एग्जाम्पल। ये एकल विस्थापन अभिक्रिया हमारा है, ये कैसा है, तो कहेंगे इसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। ये हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। और एकल विस्थापन अभिक्रिया की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, तो बाहर कर देगा मेरे भाई। यहां पर आयरन, ये लेड जो होता है हमारा कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर को इसलिए बाहर कर दिया। यहां पर आयरन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कॉपर को आयरन क्या करेगा, तो बाहर कर देगा धक्का दे करके। ये सब हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, हाई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन एकल विस्थापन होगा। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारा एग्जांपल है मेरे भाई। यहां पर हम कहेंगे ये कैसा होगा, कहीं यहां पर हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसी से हमें व्हाइट पीपीटी अवक्षेप प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसी से हमें क्या प्राप्त होगा, तो कहेंगे अवक्षेप, और हमें लवण प्राप्त होता है। तो अवक्षेप हमारा कौन होगा, कि इसको हम अवक्षेप कहते हैं। इसी से हमें अवक्षेप बनता है, और जो पाउडर के रूप में हमारा होता है अवक्षेप, और ये हमारा क्या, तो यहां पर लवण की प्राप्ति होती है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब कभी भी होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये दोनों चीज हमें हमेशा प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसमें हुआ क्या, इस बात को समझते हैं। हुआ ये कि जो सोडियम है, ये जो सोडियम हमारा है, ये किसके साथ चला गया मेरे भाई, तो सोडियम क्लोरीन के साथ चला गया। ये क्लोरीन है उसके साथ चला गया। और ये जो बेरियम हमारा है, ये सल्फेट के साथ चला आया। तो मेरे भाई बेरियम अगर सल्फेट के साथ आएगा तो बेरियम सल्फेट बन गया, और सोडियम अगर क्लोरीन के साथ गया तो NaCl बना लिया। और मेरे भाई इस तरीके से आप बैलेंस कर लीजिए। तो दो बार इसमें अभिकारक में, किसमें, अभिकारक में दो बार आयंस का आदान प्रदान होगा, तो मेरे भाई इसमें दो प्रोडक्ट भी बनेंगे, ध्यान रखेंगे। और दो बार अगर आयंस का आदान प्रदान अभिकारक में होता है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे दे रखा है मेरे भाई डोबेरनायर का ट्रिक हमारा नहीं बताता है, कौन बताता नहीं बताता, ये आपको बताना है मेरे भाई। एक बात बताइए, अगर हम बात करते हैं किसका, लिथियम, अगर डोबेरनायर की अगर बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है इस डोबेरनायर की क्या कहानी थी, उसको भी आप जान लीजिए मेरे भाई। जब हम डोबेरनायर की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर डोबेरनायर की बात करते हैं। तो डोबेरनायर का कौन सा लॉ की बात करते हैं मेरे भाई, तो हम इसमें ट्राइड्स लॉ की बात करते हैं, इसके ट्राइड्स लॉ की बात करते हैं, त्रिक नियम की बात करते हैं। ये क्या कहता है मेरे भाई, तो एक ही ग्रुप का वो एलिमेंट लिया है, जैसे इस ग्रुप ले देखिए आप, तो देखिएगा आप पहला ग्रुप में हलीना का रसस फरियाद, हलीना का रबसस फरियाद। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, याद रखना भी कितना आसान है, आप इसको देखिए गौर से, आपको पता चल जाएगा मेरे भाई। इसमें आप देख रहे हैं लिथियम सोडियम पोटासियम की बात करेंगे, लिथियम सोडियम पोटासियम लगातार ये तीनों एलिमेंट हमारा होता है। उनका कहना है मेरे भाई, ये जो लिथियम होगा इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और जो सोडियम पोटासियम होता है इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 39 होती है। इनका द्रव्यमान संख्या, उनके कहने का मतलब था कि मेरे भाई इन दोनों के द्रव्यमान संख्या का जो औसत होगा, औसत कहने वाला दोनों का औसत अगर निकालेंगे, जो निकल करके आएगा वो किसका औसत होगा, तो कहेंगे वो सोडियम का औसत हमारा हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो ये किसी एक ग्रुप के लगातार एलिमेंट होने चाहिए। तो मेरे भाई ये तो हमारा किसी एक ग्रुप के लगातार एलिमेंट है, इसका मतलब ये हमारा वैलिड है। कौन सा यहां पर नहीं बताता उस पर चलना है। अगर हम इसको लेते हैं, देखते हैं मेरे भाई, तो कहेंगे यहां पर बेमक्का सरबड़ा की बात करते हैं। दूसरा ग्रुप हमारा होगा बेमक्का सरबड़ा की बात करते हैं, बेमक्का सरबड़ा की बात करते हैं मेरे भाई। आप इसको भी गौर से देखिएगा तो पता आपको चल रहा होगा, सर बेमक्का सरबड़ा की बात करते हैं, तो यहां से लेकर के यहां तक आप देखिए, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी लगातार हमारा है, इसमें भी वो चीज हमारा वैलिड होगा, यहां भी होगा। इसका मतलब है ये भी हमारे क्या, तो कहेंगे यहां पर हमारा, ये भी हमारा क्या होता है, यहां पर हमारा सही है। गलत कौन है वो ढूंढ रहा है। अब मेरे भाई अगर फेकोनी की अगर बात करते हैं, तो आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन कोबाल्ट निकल, आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, कोबाल्ट का
27 होता है। निकल का क्या होगा मेरे भाई, तो 28। आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर हमारा क्या होगा, कहेंगे 29 होगा, और जिंक हमारा क्या होगा, कहेंगे 30 होगा। मेरे भाई किसी ये आवर्त का है, ये ग्रुप का नहीं है, ये लगातार हमारा आवर्त का है, और आवर्त में नहीं ग्रुप में ढूंढना था, तो मेरे भाई यही हमारा नहीं होगा। और इस परिस्थिति में हम कहेंगे इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होंगे हमारे क्या हो जाएंगे, कहेंगे कौन सा डोबेर्नायर के ट्राइड्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, दैट इज आंसर हमारा क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की हम बात करते हैं, और कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया मेरे भाई, कैसे याद रखना, भूल जाते हैं, और ध्यान में रखना मेरे भाई कैसे याद रखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि सबसे पहले तो हमारा क्या आता, कहेंगे यहां पर कैल्शियम सल्फेट की हम बात करते हैं, और कैल्शियम सल्फेट हमारा जो CaSO4 जो हमारा होता है, ये 2H2O की हम बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, तो इसको हम लोग जिप्सम कहते हैं। ये हमारा क्या कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर जिप्सम कहते हैं। जब मेरे भाई इसको हम गर्म करते हैं लगभग कितने डिग्री पर, तो कहेंगे इसको हम यहां पर 373 केल्विन पर जब हम इसको गर्म करते हैं, कितना 373 या फिर 120 डिग्री सेल्सियस आप कह दीजिए, 120 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको गर्म करते हैं, यही हमारा क्या बन जाता है, CaSO4 बनेगा, और कुछ पानी की मात्रा हमारा इवेपोरेट कर जाती है और हाफ H2O बनता है। तो मेरे भाई ये हमारा हेमीहाइड्रेटेड है, ध्यान रखिए, इसमें दो पानी के दो मॉलिक्यूल्स, इसमें पानी के हाफ मॉलिक्यूल्स हैं। इसी का नाम क्या होता है मेरे भाई, कैल्शियम सल्फेट, ध्यान रखेंगे, इसी का नाम है यहां पर कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट तो होबे करेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ये कैल्शियम सल्फेट तो होगा। कैल्शियम सल्फेट हमारा क्या कहलाएगा, इसी को हम लोग हेमीहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ये हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहलाता है, और इसी को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारा होता है, ये हमारा किस रूप में होता है, कहेंगे व्हाइट पाउडर के रूप में होता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ये जो व्हाइट पाउडर हमारा पीओपी है, कैल्शियम हेमीहाइड्रेट कहते हैं मेरे भाई, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हेमीहाइड्रेट जो हमारा होता है, इसको पीओपी कहते हैं मेरे भाई। व्हाइट पाउडर बुरादा के रूप में होता है। जैसे इसमें पानी डालिएगा ना, तो जैसे पानी के साथ गीला करिए, सूखने पर पूरा हार्ड हो जाता है। देखिए लोग को बैंडेज वगैरह जो किया जाता है मेरे भाई, जब बैंडेज क्या करते हैं तो पानी के साथ उसी को घोल करके तब उसके ऊपर में बैंडिंग किया जाता है। देखिएगा पूरा वो हथौड़ा से मारिएगा तो नहीं टूटेगा, यानी उतना हार्ड सरफेस देता है। तो मेरे भाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहने का मतलब है हम किसकी बात कर रहे हैं, तो CaSO4 पानी के कितने मॉलिक्यूल्स, तो हम हाफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। और अब इसमें क्या मिला रहे हैं, तो जल मिला रहे हैं, पानी की मात्रा मिला रहा है। इससे हमें क्या मिलेगा, तो कठोर सतह प्राप्त होता है। ये कौन सी सतह प्राप्त होगी, कहेंगे कठोर सतह प्राप्त होता है। इसका मतलब है यह एक कठोर ठोस पिंड के रूप में जाना जाता है। ये हमारा जम जाता है, ये विलियन नहीं होगा, ये चूने का पानी नहीं होगा, सीधा आंसर करेंगे ये हमारा ठोस सतह प्रदान करता है, और उसी हम ठोस सतह की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे मेरे भाई। क्लोरोफिल वर्ण कोशिका की किस में होता है, तो हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि क्लोरोफिल हमारा क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहते हैं, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आंत से पचा हुआ अवशोषित वसा, हम लोग जानते हैं मेरे भाई कि जो हमारी छोटी आंत होती है उसमें सब कुछ का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होना है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन है, वसा का पाचन होना, जिसका भी पाचन है हमारी छोटी आंत में सब कुछ का पाचन होता है। तो छोटी आंत में सब कुछ का पाचन होगा। जब मेरे भाई सब कुछ का पाचन हो जाता है, उसका अवशोषण हो जाता है, तो उसके बाद हमारे शरीर में जो पहुंचाता है वो कौन, तो कहेंगे उसी को लिम्फ कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये लिम्फ हमारा कैरी करता है, प्लेटलेट्स नहीं करेगा। हमारे ब्लड में ये हमारा नहीं, ब्लड में होता है, और ब्लड में ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायक होता है, और नर्व्स तो हमारा होबे नहीं करेगा। आगे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से, ये क्वेश्चन मेरे भाई आपके एग्जाम का बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम का हो सकता है, ये एग्जाम आस्किंग क्वेश्चन है, ध्यान जरूर रखिएगा इस क्वेश्चन का मेरे भाई। ये कहता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट के विघटन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु बनते हैं, तो मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु बनेंगे। ध्यान रखना, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो एक बात तो मेरे भाई एक बच्चा जानता होगा कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हमारा होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है मेरे भाई, श्वसन की क्रिया होती है। तो श्वसन क्रिया के दौरान क्या होता है, जैसे ग्लूकोज की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज हमारा टूटता है किस में, तो पायरुविक एसिड में टूटता है, और पायरुविक एसिड से मेरे भाई क्या बनाता है, कहेंगे यहां पर पायरुवेट बनाता है, इससे पायरुवेट बनता है। और फिर पायरुवेट से हमारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, फिर पायरुवेट से हमारा एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। और मेरे भाई एटीपी ऊर्जा का निर्माण तो हमारा होगा ही, 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना, तो 36 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा बनता है। लेकिन मेरे भाई ध्यान रखना है, यहां जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होगा ये कितने होंगे, तो इसके 3 मॉलिक्यूल्स। यहां पर कितने, तो इसके 3 मोल्स हमारे होंगे, यहां पर इनके 3 मोल्स होते हैं। और पायरुवेट के भी कितने मोल्स होंगे, तो यहां पर
यहां पर भी 3 कार्बन का मोल्स होगा, क्योंकि अगर ग्लूकोज को देखें तो C6H12O6 हमारा होता है, इसमें कार्बन के 6 मोल्स होते हैं। यहां पर कार्बन हमारा 6 है, कार्बन के 6 अणु है, तो हम कहेंगे पायरुवेट में 3 अणु चला गया और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में 3 अणु हमारा चला जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा कितने अणु बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 होंगे, पायरुवेट के भी 3 होंगे, ध्यान रखेंगे। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। जननांगी हर्पीज जो हमारा होता है मेरे भाई, ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं होगा, फंगल नहीं होगा, प्रोटोजोल नहीं होगा, क्योंकि ये वायरल डिजीज होगा, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। मेरे भाई फ्लोएम के बारे में बोला गया है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो फ्लोएम हमारा होता है ये संवहनी ऊतक के रूप में होता है, ये वैस्कुलर टिश्यू होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवहनी ऊतक कहते हैं, जो प्लांट में मौजूद होता है। तो मेरे भाई ये संवहनी ऊतक हमारा होता है, वैस्कुलर टिश्यू होता है, लेकिन ये भोजन का क्या करता है मेरे भाई, परिवहन करता है, ये भोजन का परिवहन करता है। भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन होगा, तो मेरे भाई भोजन का परिवहन करने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला वो कौन होता है, फ्लोएम होता है। और दूसरी बात है मेरे भाई, भोजन का परिवहन तो करेगा लेकिन ये द्विदिशात्मक होता है। ये कैसा करेगा मेरे भाई, तो आपको ध्यान रखना, ये द्विदिशात्मक करता है और इसी को बाइडायरेक्शनल कहते हैं, यानी कि ये द्विदिशात्मक करता है, जिसको संवहनी ऊतक में हम लोग जानते हैं। संवहनी ऊतक में जाइलम और फ्लोएम हमारा दोनों होता है। दूसरी बात मेरे भाई ध्यान रखना है, इसी फ्लोएम के अंतर्गत अगर हम लोग जानते हैं, ये मेरे भाई सजीव कोशिका का बना होता है। ये किसका बना होता है, तो कहेंगे ये हमारा सजीव कोशिका का बना होता है, ये सजीव कोशिका का बना होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये हमारा सजीव कोशिका का ही बना होता है, ध्यान रखना है। लेकिन जो जाइलम हमारा होता है वो निर्जीव कोशिका का भी बना होता है, ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई ध्यान रखना कि जो फ्लोएम हमारा होता है उसकी सहयोगी कोशिका जो कि हमारा कंपेनियन सेल कहलाता है, क्योंकि जो फ्लोएम होता है उसमें हम कहते हैं फ्लोएम भी 4 प्रकार के टिश्यू से बना होता है, जिसमें सीव ट्यूब भी होता है, कंपेनियन सेल भी होता है, और फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, चारों हमारा होता है। तो इसी में सहयोगी कोशिका कहता है कि छिद्रिल दीवारें होती, मेरे भाई उसमें छिद्र नहीं होता, ये गलत लिखा है। फ्लोएम में छलनीय नलिकाएं, जो हमारा सीव ट्यूब होता है वो मृत कोशिका का बना होता, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये सजीव कोशिका का पूरा होता, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन ध्यान रखना फ्लोएम में परिवहन एक दिशात्मक होता है मेरे भाई, एक दिशा में तो नहीं होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब है मेरे भाई इसमें अगर हम लोग देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ए बी सी तीनों के तीनों तो हमारे यहां पर गलत आंसर्स हो गए। जब ए बी सी मेरे भाई यहां पर गलत आंसर्स हो गया तो बता दीजिए इस क्वेश्चन के आंसर्स हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा कहेंगे सर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई राइट हमारा आंसर्स नहीं है, ऑप्शन नंबर ई के साथ आप जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कार्बन के संबंध में कौन सा विकल्प हमारा सत्य है, मेरे भाई एक बात बताइए, जो कार्बन हमारा होता है हमारा कहां पे होता है, पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे तो कार्बन फैमिली को आप जानते होंगे, स सी, ये हमारा मेरे भाई ये किस ब्लॉक में होता है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारे पी ब्लॉक में होते हैं। ये किस ब्लॉक में होते हैं, तो ये हमारे पी ब्लॉक में होते हैं। और जो कार्बन हमारा है ये हमारा किस रूप में होता है, तो ये हमारा अधातु के रूप में होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे मेरे भाई। ये प्रकृति में अधातु के रूप में होता है, ये उपधातु नहीं होगा, ये उत्कृष्ट गैस नहीं होगा, नोबेल गैस नहीं होगा, सीधा कहेंगे ये हमारा क्या होगा मेरे, मेटलॉइड्स भी नहीं है, हम कहेंगे अधातु है, आंसर करेंगे मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। सीधे धारावाही चालक से दूर जाने पर, मेरे भाई धारावाही चालक हमारा ये है, और इस धारावाही चालक से दूर जाने पर चुंबकीय रेखा की परिधि किस प्रकार संबंधित होती है, मेरे भाई जब हम करंट का फ्लो कराते हैं, जब वायर में जब करंट का फ्लो हमारा होता है तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ऐसे करके चारों तरफ इसका चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो अगर करंट का फ्लो होगा तो जैसे से आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो मेरे भाई वृत्त का साइज बड़ा बनता है, सर्कुलर वृत्त बनता है, ये साइज हमारा बड़ा होता है। तो वही सिंपल पूछा है, सीधे धारावाही चालक से दूर अगर जा रहे हैं आप तो चुंबकीय रेखा की परिधि जो होगी वो बड़ी होती चली जाती है, यानी कि उसमें वृद्धि होती चली जाती है, इस बात को ध्यान रखना। जितना नजदीक आओगे उतना वृत्त छोटा, जितना दूर जाओगे उतना वृत्त हमारा बना बनता है, इस बात को ध्यान रखना। कई प्रकार के पुराने वृक्ष की पत्ती की बात करते हैं मेरे भाई, यहां पर पुराने पत्तों को गिरा देता है, तो मेरे वृक्ष पुराने पत्ते को क्यों गिरा देता है ये आपसे पूछा गया है। क्या करता है मेरे, क्योंकि वृक्ष की आयु बढ़ने के कारण कोशिका मृत्यु हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। आप जानते हैं मेरे भाई कि वृक्ष की आयु जो होती है वो डिसाइड होती है किससे, तो एनुलर रिंग से होता है। आप देखिएगा प्लांट में भी क्या होता है मेरे भाई, वलय रिंग होता है, यानी आपको ध्यान रखना, हम आपको बता देना चाहते हैं मेरे भाई कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पौधे की जो आयु डिसाइड होती है, पौधे की आयु हम किससे डिसाइड करते हैं, तो पौधे का जो एज होता है, पौधे की जो आयु डिसाइड होती है, याद रखना मेरे भाई ये किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनुलर रिंग कहते हैं। इसका नाम है मेरे भाई एनुलर रिंग के नाम से जानता है, ये एनुलर रिंग बनता है। तो एनुलर रिंग जो हमारा यहां पर बनता है, साल में
एनुअल का मतलब क्या होता है? साल। साल में एगो रिंग बनेगा, यानी कहने का मतलब अगर तना को अगर देखिएगा तो कुछ ऐसा तना दिखता है, इसमें देखिएगा ऐसे रिंग आपके बनते हैं। अगर मान लेते 3 गो रिंग बना हुआ, 2 गो रिंग बना, 2 साल का पौधा है, 3 रिंग होगा तो 3 साल का, 4 रिंग तो 4 साल का, 10 रिंग तो 10 साल का, 100 रिंग तो 100 साल का। इसका मतलब मेरे भाई ये जो रिंग हमारा होता है, हम कहते हैं यही एनुलर रिंग जो हमारा होता है, ये क्या करता है मेरे भाई? तो पौधे की आयु को डिसाइड करता है। अब कह रहा है कि क्योंकि वृक्ष की जो आयु बढ़ने के कारण कोशिका मृत हो जाती है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई। वृक्ष का आयु कितना भी ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे कोशिका मृत हमारा नहीं होता। हाँ, जो उसके अंदर का जो पार्ट होता है, जो हमारा सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं मेरे भाई, यहां पर हमारा ये हमारा क्या तो कहेंगे, ये इस तरीके से अगर देखते हैं तो इसमें देखिएगा लाल वाला जो पार्ट होता है मेरे भाई, इसकी लाल वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसको पित्त कहते हैं। इसको पित्त कहते हैं। ये जो पित्त होता है ये मृत कोशिका का होता है। ये आपको मृत कोशिका का होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये मृत कोशिका का पित्त होता है, जिसको साल कहते हैं हम, ओरिजिनल जो हमारा साल होता है। ये मृत पित्त, हमारा पित्त जो होता है, ये जो पित्त लाल कलर का आप देखते होंगे, इसके बाद ये मृत कोशिका का होता है, जो सबसे अंदर का भाग होता है, और ये हार्ड भी होता है सबसे ज्यादा। तो मेरे भाई इसकी बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि पुराने पत्ते को गिरा क्यों देता है? तो मेरे भाई इसके अंदर तो पानी वानी का फ्लो होते रहेगा, भोजन वोजन मिलते रहेगा, तो ये उसका रीजन थोड़ी हो सकता है। ये गलत दे रखा आगे, क्योंकि किसी वृक्ष पर पत्तियां एक निश्चित संख्या में रह सकती है, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि कोशिका अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। हाँ, सेल जो होंगे मेरे भाई अपशिष्ट पदार्थ से सेल भर जाते हैं, तब जाकर के क्या होता है? पत्ते पीले होकर के गिर जाते हैं। ये इसका एक रीजन हमारा है। आगे चलते हैं। आगे मेरे भाई यहां पर सारथी बैच विकास सर के द्वारा दिया गया है बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए। मेरे भाई जाहिर सी बात है कि आप मैथ की क्लासेस कर रहे हैं, साइंस की क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन जीएस आपका कॉमन पेपर भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, जिसमें आप कम समय में अधिक स्कोर अगर कर पाएंगे तो मुझे लगता है मेरे भाई इनसे बेहतर तरीका आपको, इनसे बेहतर क्लासेस आपको कोई कहां मिलेगा। और सबसे बड़ी बात एक कॉम्बिनेशन होता है, और ये बहुत रिसर्च करके इस बार अपडेटेड मटेरियल को बनाए हैं। तो हमको लगता है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए सारथी बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर मिलेगा। कॉमन पेपर में मेरे भाई ये काफी हेल्प करेगा। मात्र 299 रुपया में इनका ये बैच है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आपको करंट अफेयर्स भी होगा, इंडियन ज्योग्राफी भी होगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए मेरे भाई कि मैथ और साइंस को छोड़ करके बाद में कि जितने भी इसमें होंगे, मैथ साइंस के लिए तो आपका हो ही रहा है, अगर कॉमन पेपर में अगर आपको करना तो सारथी बैच आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा, और यहां से विकास सर के द्वारा आप अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए। और देखिएगा आपको वहां से कि इसके जो भी आपके, अगर मान लेते हैं आपको थोड़ा बहुत भी कमी लग रहा होगा हमारा कॉमन पेपर कैसे होगा, बहुत कुछ पढ़ना है, भयावह नहीं बनना है। पढ़ना उतने है जितना से सिलेक्शन होगा, काम उतने करना जितना से हमारा काम हो जाएगा। हमको आता नहीं पढ़ना, हमको वही पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। हम 15 दिन भी पढ़ करके सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, हम कोई साल भर भी पढ़ करके सिलेक्शन लेता है तो हम 15 दिन पढ़ के ले सकते हैं। मेरे भाई यही चीज होता है माइंडसेट, कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। आप अच्छे संस्थान में जुड़े हैं, इस बार आप दम लखम लगा करके मेहनत कीजिए, जरूर आपको सफलता मिल जाएगी। हम बात करें सफेद रंग सिल्वर क्लोराइड AgCl की उपस्थिति मेरे भाई काला भूरा हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं कि हमारा किसमें, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होता है। और हम लोग जानते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो हमारा होता है इसी AgCl इसी AgBr से होता है। नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर हम क्लोराइड की बात करते हैं, लेकिन ये प्रकाश के उस केस में होता है, ध्यान रखेंगे। अगला देखा टंगस्टन की बात करते हैं, मैग्नीन की बात करते हैं, कठोर रबर की बात करते हैं, सबके इसके सारे डायमेंशन सेम है मेरे भाई। हम लोग सीधा जानते हैं सारे डायमेंशन सेम करने वाला रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन में ए होता है। अगर सारा डायमेंशन सेम है मेरे भाई तो एरिया भी सेम है, लंबाई भी सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस जो हमारा होगा समानुपाती यहां पर रेसिस्टिविटी का होगा। तो कह रहा है कि टंगस्टन है, मैग्नीन है, कठोर रबर है, इसकी समान बीमाएं वाली 3 तार, यानी कि मेरे भाई 3 गो तार है। कह रहा है कि इसकी बीमा समान है, यानी कि इसके एरिया समान है, इसकी मोटाई समान है, इसकी लंबाई समान है, सब समान है। तब कहता है कि इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन सही होगा मेरे भाई, जिसका रेजिस्टिविटी ही डिसाइड करेगा कि प्रतिरोध क्या होगा। हम लोग जानते हैं ये जो प्रतिरोधकता होता है ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अलग अलग पदार्थ के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। तो मेरे भाई आपसे बोला कि इनके प्रतिरोध के आधार पर कौन सा कथन हमारा सही है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, इसमें से आपको एग्जांपल ध्यान में रखना पड़ेगा। मैग्नीन जो होता है ना, इस मैग्नीन की अगर हम बात करते हैं, जो मैग्नीन हमारा दे रखा है, अगर हम मैग्नीन की बात करते हैं मेरे भाई, किसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहां पर अगर मैग्नीन की अगर हम बात करते हैं, ये भी मैग्नीन भी पदार्थ होता है। चलो हम इसका ऑर्डर लिख देते हैं, इसका हम ऑर्डर लिख देते हैं, आप ध्यान रखना। अगर हम किसकी बात करते हैं, हम यहां पर मैग्नीन की बात करते हैं, तो मेरे भाई जो मैग्नीन है इसका रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होता है, इसका रेसिस्टिविटी हमारा सबसे अधिक होता है, मैग्नीन का रेसिस्टिविटी सबसे अधिक होगा। फिर दूसरी बात कहेंगे किसका रेसिस्टिविटी होगा, तो मेरे भाई यहां जो हमारा रेसिस्टिविटी होगा कठोर रबर का हमारा होगा, हार्ड रबर का होगा। फिर यहां पर हमारा कठोर रबर का हमारा होगा
इस बात को ध्यान रखेंगे। सबसे कम अगर रेसिस्टिविटी किसी का होता तो कहेंगे टंगस्टन का होता, इसको डब्ल्यू से दिखाते हैं। तो मेरे भाई जाहिर सी बात है, जिसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा प्रतिरोध भी सबसे कम होगा, इसलिए टंगस्टन के तार का प्रतिरोध हमारा सबसे कम होता है। आंसर करेंगे ए। आगे चलते हैं, अगला ये डेटा याद रखना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पौधे का उदाहरण नहीं है? बताइए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा है, इसको आप क्या कीजिएगा, मार्क कर लीजिए। और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है मेरे भाई। कीटभक्षी पौधा की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कीट का भक्षण करने वाला कीटभक्षी पौधा, जो कीट का भक्षण करता है। और कीटभक्षी पौधे हमारे क्या होते हैं, याद रखना मेरे भाई, डायोनिया की बात करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं, तो डायोनिया की बात करते हैं। याद रख लो ड्रोसेरा की बात करते हैं। याद रख लो मेरे भाई, ब्लेडरवर्ट की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो ब्लेडरवर्ट की बात करते हैं। याद रखना मेरे भाई इसी तरीके से कि ड्रोसेरा, डायोनिया, ब्लेडरवर्ट हमारा हो गया, ये सब हमारा कीटभक्षी पौधा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसी में आप याद रखना मेरे भाई, अमरबेल की बात करते हैं तो ड्रोसेरा तो दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अमरबेल जो होता है मेरे भाई, ये कैसा होता है, पैरासाइटिक प्लांट होता है, ये परजीवी पौधा होता है। ये कैसा पौधा होता है मेरे भाई, ये परजीवी पौधा होता है, पैरासाइटिक प्लांट है, ये परजीवी पौधा होता है। रेफ्लेसिया की अलग कहानी है मेरे भाई। चलो, रेफ्लेसिया जो हमारा होता है सबसे बड़ा फूल माना जाता है। ये अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा फूल अगर कोई है तो मेरे भाई रेफ्लेसिया ऑर्नाल्डी होता है। सबसे बड़ा फूल की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया होगा। और एक होता है मेरे भाई उल्फिया की हम बात करते हैं, तो जो उल्फिया हमारा होता है ये भी पुष्प होता है, लेकिन ये सबसे छोटा पुष्प हमारा होता है। ये सबसे छोटा क्या होगा, कि सबसे छोटा हमारा पुष्प होता है। इस बात को ध्यान, सबसे बड़ा फूल कौन, सबसे बड़ा पुष्प कौन, रेफ्लेसिया। सबसे छोटा कौन, तो मेरे भाई उल्फिया। याद रखेंगे तो यहां पर ड्रोसेरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव हमारा कौन सा नहीं है, तो मेरे भाई हम सीधा कहेंगे कार्बोहाइड्रेट हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेरे भाई, ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 हमारा हो जाएगा मेरे भाई। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, तो कहेंगे 6 गो कार्बन है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब है मेरे भाई, हम सीधा यहां पर कह सकते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट की बात होती है तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारा किससे बना हुआ है मेरे भाई, हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट जो हमारा बना होता है ये कार्बन से होता है, हाइड्रोजन से होता है, ऑक्सीजन से होता है। तीनों चीज मैंने आपको दिखाया मेरे भाई, ये होगा। अगर क्लोरोफिल की बात करते हैं तो इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु होता है, इसमें मेरे भाई मैग्नीशियम धातु होता है, और इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपका नाइट्रोजन आयंस के रूप में मौजूद होता है क्लोरोफिल में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन होता है। डीएनए की बात करते हैं, इसमें तो नाइट्रोजीनियस बेस होबे करता है। इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो इसमें नाइट्रोजीनियस हमारा बेस होबे करता है। इस बात को आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें तो होबे करेगा। इसमें सिर्फ नहीं होगा, जिसमें नहीं होगा तो आंसर करेंगे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं होता है मेरे भाई, कौन सा हार्मोन पादप कोशिका में नहीं होगा, ये तो मेरे भाई हमारे शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन जो किडनी के ऊपर होता है, और ये हमारा नहीं है, तो आंसर करेंगे बाद बाकी और सब। पी ब्लॉक से संबंधित कौन सा है मेरे भाई, पी ब्लॉक में अगर देखेंगे हाइड्रोजन कह रहा कि संबंधित तत्व नहीं है बोला गया। बताइए मेरे भाई, पीरियोडिक टेबल में आप जानते होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हम कहेंगे होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, हाइड्रोजन एस ब्लॉक में आता है मेरे भाई। जब पीरियोडिक टेबल को आप उठा के देखते हैं, ये एस ब्लॉक में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वक्रता केंद्र एवं दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं मेरे भाई, इस बात को ध्यान, कोई भी दर्पण आप उठा के ले लीजिए, ये दर्पण है हमारा और इसको अवतल दर्पण कहती है। इसके बीचों बीच एक लाइन पास करेगा जिसको प्रधान अक्ष कहते हैं। ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, और यहां पर जो बिंदु है इसको ध्रुव कह देते हैं, ये हमारा पोल होता है। क्योंकि कर्व ऐसा है, जिधर मुड़ा हुआ दर्पण होगा उधर सेंटर होगा, सेंटर यहां होगा। सेंटर और पोल के बीच में मुख्य फोकस होता है मेरे भाई। इस सेंटर सी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है, ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, हम इसको ध्रुव कहते हैं, ये ध्यान में रखना। ये ध्रुव हमारा होगा। कह रहा है कि वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मेरे भाई, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाना है तो यही रेखा बनेगी, और इसी को प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। बताइए इसमें से फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, हाँ इसको वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। लेकिन वक्रता त्रिज्या भी कैसे कहेंगे, यहां पर अगर कह सकते हैं तो मेरे भाई आंसर्स इसके क्या दे रखे हैं, एक बार आंसर्स पर भी हम चलते हैं। वक्रता त्रिज्या ही दिया है, यानी इस क्वेश्चन के आंसर्स यही कहा है। यानी कि मेरे भाई यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको हम वक्रता त्रिज्या भी कह सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या तो होवे करेगा। सेंटर से लेकर के परिधि तक को हम लोग क्या करते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये तो मेरे भाई बिल्कुल सही बात है। ये हमारा क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं। यहां से लेकर के यहां तक हमारा क्या होता है, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है इसको हम आर कहते हैं, और आर हमारा क्या कहेंगे, इसको वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। ये हमारा सेंटर ऑफ सॉरी ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। और याद रखना यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में कैसा रिलेशन होगा दर्पण के लिए, तो r/2 उसका आधा हो जाता है, ध्यान रखेंगे।
आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिकी नहीं है? हीमोफीलिया यहां पर होगा मेरे भाई, ये हीमोफीलिया की बात करता है। हीमोफीलिया तो होता है, हीमोफीलिया हमारा होगा, ध्यान रखेंगे, हीमोफीलिया आनुवांशिक डिजीज है जो कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है इसमें शरीर में। थैलेसीमिया की बात करते हैं, ये थैलेसीमिया मेरे भाई जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, जीन में परिवर्तन के कारण होता है, इस बात को ध्यान। ये आनुवांशिक तो नहीं है लेकिन जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है। ये मेरे भाई वायरल डिजीज है, ये वायरस रूबेला जो होता है ये वायरस के कारण होता है, ये वायरल डिजीज है मेरे भाई, यही आंसर करेंगे। ये जन हमारा क्या होगा कि आनुवांशिकी नहीं है। आगे, पुष्प के विभिन्न भाग में सम्मिलित कौन सा हमारा यहां पर है मेरे भाई? अगर पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प में बाह्यदल पुंज तो होता है, ये हमारा पुंकेसर होता है, मेल पार्ट होता है, इस तरीके से फीमेल पार्ट होता है, पंखुड़ी भी होता है, बाह्यदल पुंज भी होता है, मूलांकुर नहीं होता है, ये नहीं होगा। तो 1 2 3 4 तो हमारा होगा, अगर 1 2 3 4 होगा तो वही राइट आंसर होगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे भाई, जो अगर हम मूलांकुर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अगर मूलांकुर की बात करते हैं तो मूलांकुर क्या करता है? कहेंगे जड़ का निर्माण करता है। यहां तो पुष्प की बात कर रहा है, ये जड़ का निर्माण करता है। मूलांकुर किसका निर्माण करेगा? तो जड़ का निर्माण करता है। एक मेरे भाई होता है जिसको हम लोग यहां पर प्रांकुर के नाम से जानते हैं, और ये प्रांकुर क्या करता है? तना का निर्माण करता है, ये तना का निर्माण करता है। दोनों बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चंस यहां से भी पूछता है। मूलांकुर क्या करेगा? मतलब जड़ का निर्माण करेगा, और प्रांकुर क्या करता है? तना का निर्माण करता है। लेकिन यहां तो आपसे फूल की बात कर रहा था, पुष्प की बात कर रहा था, लेकिन पुष्प में ये चारों पार्ट्स अवेलेबल होते हैं। हमारा मूलांकुर नहीं होगा। 1 2 3 4 आपका राइट होगा। तो कौन सा सही हमारा है? तो कहेंगे 1 2 3 करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरे भाई, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। यानी आपका जो डिस्कशन है मेरे भाई, वो आपका लगातार 40 क्वेश्चन का डिस्कशन यहीं पर आपका एंड होता है। लेकिन हम सभी लोगों को हाथ जोड़ करके बस यही कहना चाहेंगे मेरे भाई कि मौका मिला है, चौका मार दीजिए। मौका मिला है, अपने आप को साबित कर दीजिए कि आपने मेहनत किया। आपको मौका मिला है अपने सपना को पूरा करने का। आपको मौका मिला मेरा है, आपको मौका मिला है अच्छे संस्थान में अच्छे टीचर से पढ़ने का। अब रिजल्ट नहीं होगा तो कब होगा मेरे भाई? आप प्रण ले लीजिए कि कुछ भी करना है, हमको रिजल्ट लेकर के आना है। मेरे साथ 40 क्वेश्चन डेली कीजिए, बहुत होता चला जाएगा। इसके बाद नियुक्ति बैच से जुड़िएगा तो वहां पर ओवरऑल आपकी तैयारी बहुत लेवल में कर देंगे। और अगर मेरे भाई थ्योरी वीक है थोड़ा भी, अगर 5 चैप्टर फिजिक्स का पढ़ाएंगे, 5 चैप्टर केमिस्ट्री का जोरदार तरीके से, 5 चैप्टर बायोलॉजी के जोरदार तरीके से अगर हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपका थ्योरी भी इतना मजबूत हो जाएगा। साइंस में आप टीजीटी साइंस वाले जो बच्चे होंगे वो तो 80 88 नंबर अगर पूछेगा तो 88 में 80 नंबर या 70+ नंबर तो मेरे भाई कभी भी किसी भी सूरत में वो लेकर के आएगा। कॉमन पेपर का अलग से मार्क्स ऐड होगा। यानी आपको 100 मार्क्स की तैयारी करनी है 9 10th वाले को। साइंस की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई। आपको यह समझना है कि हमारा स्कोर मैक्सिमम हो, कभी ये नहीं सोचना कि हमारा हमको पार करना है। हमको स्कोर मैक्सिमम करना है, और स्कोर अगर मैक्सिमम करने का सोचिएगा तो आप समझ लीजिए मेरे भाई आपकी सफलता को किसी की ताकत नहीं रोक सकती है। ठीक है, हम लोग पसीना चुआ रहे हैं, अभी दिखाएंगे, इतना पसीना से लथपथ है। ठंडी का मौसम है फिर भी पसीना आ रहा है, इतना मेहनत करते हैं, लगातार बोलते हैं, इतना कंटिन्यूस। तुम एक दिन बोल करके देख लेना, गला खत्म हो जाएगा, नहीं बोल पाओगे। इतना मेहनत करके तुमको पढ़ाते हैं, पूरा पसीना से आदमी भीग जाता है पढ़ा पढ़ा करके, ऐसा स्थिति हो जाता है। फिर भी इतने रिदम में, इतने एनर्जेटिक होकर के अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी अंदर से ये भावना होती है कि मेरा पढ़ाया हुआ अगर काम आ गया ना, तो समझिए हम एक अच्छे इंसान होंगे, हम एक सफल इंसान होंगे। और आपकी सफलता अगर होती है तो सबसे ज्यादा अगर आपको सफल अगर कोई देखता है, अगर सफल होते हुए कोई देखता है, तो आपका टीचर जो दिन रात आपको मेहनत करके पढ़ाता है, वो सबसे ज्यादा खुशी होता है। उसको जो आनंद मिलता है ना, वो किसी को नहीं मिल सकता है। ध्यान रख लेना, आपकी जो खुशी है, आप अगर सक्सेस करेंगे, सबसे पहला जो सबसे अंदर की जो भावना हम आपको बता रहे हैं, वो टीचर के अंदर वो फीलिंग्स आता है कि आप बता नहीं सकते हैं। जो टीचर 1 घंटा मेहनत करेगा, वो टीचर 4 घंटा मेहनत कर सकता है। उसके अंदर ये क्षमता डेवलप कर जाती है। अगर आप मेरे भाई रिजल्ट दीजिएगा फिर से, टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 में भी अगर आप रिजल्ट देते हैं तो समझिए फिर हमारा लेवल ऊपर हो जाएगा। हम भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, अच्छा और भी अच्छा करें, और भी अच्छा करें। अब अभी भी हम मेहनत करते हैं, बाद में भी करेंगे। मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, आप सफल भी हो जाएंगे, फिर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। जिंदगी का हर मोड़ पर मेरे भाई मेहनत ही मेहनत है। जिस दिन मेहनत बंद कर दोगे उस दिन तुम्हारी कहानी खत्म। ठीक है, इसीलिए हम कहना चाहेंगे कि प्रैक्टिस कीजिए, नियुक्ति बैच छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस अगर आपका हो रहा है, 40 क्वेश्चन यहां से भी कीजिए। इसके अलावे भी मेरे भाई आप थ्योरी को मजबूत करने के लिए आप इंजेक्शन बैच में आइए, और इंजेक्शन बैच में आपका मोस्ट वेलकम है। बेहतरीन क्लास, अच्छी तरीके की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
गुड नाइट सभी लोगों को। आप सभी लोग मेरे भाई सेशन को जरूर लाइक करेंगे, जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग सेशन को जरूर शेयर भी करेंगे, लाइव भी लाइक भी करेंगे। बाद बाकी मेरे भाई मेरी क्लासेस ऐसे ही चलती रहेगी, आप लोगों को कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करने का और करते रहेंगे। और नियुक्ति बैच में तो हम अपने द्वारा क्वेश्चन सेट करते हैं, वहां तो मेरे भाई उसकी क्वालिटी ही अलग लेवल की आपको मिलेगी। इस बार मेरे भाई रिजल्ट आपको लेकर के आना है, ठीक है। चलिए, मुझे पता है मेरे भाई आप लोग कर लोगे, मुझे इतना उम्मीद है, मेहनत करोगे तो जरूर कर लोगे, क्योंकि हमने देखा है मेरे भाई कि बहुत वीक वीक स्टूडेंट का रिजल्ट होते हुए। सर कितना आवर्स पढ़ना होगा सिलेक्शन के लिए। देखिए आवर्स वर्स मत जोड़िए, जुनून जगाइए। जिस दिन घंटा जोड़ने लगिएगा ना, घंटा जोड़ते रह जाइएगा, पढ़ाई निकल जाएगा। घंटा नहीं जोड़ना है। कोई 24 घंटा पढ़ता है, कोई 4 घंटा पढ़ता है, फिर भी उससे बढ़िया रिजल्ट लेके आता है। जो दिल से पढ़ता है वो रिजल्ट लेता है, जो दिमाग से पढ़ता है वो रिजल्ट लेता है। जो दिल और दिमाग से नहीं पढ़ता उसका कुछ नहीं होता। 24 घंटा किताब लेकर के बैठा रहेगा, कुछ नहीं होगा। आपको दिल और दिमाग दोनों यूज करना है। आप अगर पढ़ाई के लिए बने हैं, अगर पढ़ाई अगर 5 महीना करना तो इतना करना है मेरे भाई कि सामने वाला भी कहे कहीं जाकर के कि कैसा पढ़ता था। ऐसा बन जाइए कुछ दिन के लिए। रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, आपके पास आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप सभी लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ मिलेगा बैच लेने पर। हाँ, पीडीएफ वगैरह तो बैच में उसमें मिलता है, ठीक है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। चलिए, आज के लिए इतना ही मेरे भाई, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट सभी लोगों को। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, आराम से खाना पीना खा करके सो जाइए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग फिर कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।